मैं उस्ताद सलामत अली खान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले अपने घराने के मतलब बयान करता हूँ कि हम कहाँ से हैं और हमारी पहचान क्या है। शाम चौरसी घराना ईस्ट पंजाब में है। ये 4 घराने थे द्रुपदियों के, तलवंडी, शाम चौरसी, कपूरथला और हरियाणा। ये चारों घराने द्रुपदियों के हैं। हाँ हाँ। उनमें सेकंड घराना जो है, फर्स्ट घराना तलवंडी है, सेकंड शाम चौरसी। शाम चौरसी को मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पिताजी विलायत अली खां, जिनसे मैंने तालीम ली और उन्होंने मुझे शुरुआत की तालीम दी और गवैया बनाया उन्हें। और मेरे घराने का जो बायोडाटा है वो ये है कि चांद खां, सूरज खान 2 भाई अकबर के कोर्ट मिशन थे और उनमें तारीफ ये थी कि चांद खां जो थे वो तमाम रात के राग गाते थे सुबह तक। रात से लेकर सुबह तक गाना, सब रात के राग। और सूरज खान सुबह से लेकर शाम तक सब दिन के राग गाते थे। और 12-12 घंटे गाने का उनका ये था, लेकिन लगता था जैसे 2 घंटे का है। वो मियाँ साहब तानसेन साहब के साथ भी गाना गाया उन लोगों ने। उनके हम पल्ला गाते थे। ये एक लंबा किस्सा है उनका कि वो इस पाए के गवैये थे। उनकी औलाद में से हुए मान खां, बचित्र खान, शमस खां, मौलवस खान, लाल खां, हीमू खान, मोहम्मद खान, मिसर खान, मियाँ करीम बख्श, मियाँ नैत खान। मियाँ करीम बख्श उनके बाद बहुत ही नामवर गवैये गुजरे हैं हमारे ख़ानदान में। मेरे दादा कहना चाहिए उनको, मेरे सगे दादा नहीं थे वो। सगे दादा मौलवस खान थे मेरे, लेकिन वो उनके भाई लगते थे, इस रिश्ते से दादा हम उन्हें कहते हैं। अब शाम चाची के सब लोग उन्हें दादा ही पुकारते हैं, मियाँ करीम बख्श। Take it loud because there are no fluctuations. उनके बाद मियाँ खैरदीन और मियाँ मीना बख्श। उनके बाद अहमद अली ख़ान, विलायत अली ख़ान। विलायत अली ख़ान मेरे वालिद थे, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे वालिद भी हैं। वो बहुत, उनकी खासियत है कि वो दुरपत भी जानते थे और ख्याल भी जानते थे। ख्याल भी गाते थे, दुरपत भी गाते थे। उन्होंने हमें दुरपत की तालीम भी दी और ख्याल की तालीम भी दी, और कहा ख्याल गाना आप ज़माने के साथ मिलकर रहो, ये हमें तालीम दी। और मेरे बाद मेरे भाई हुए अख्तर अली, जाकर अली, सद्दक अली, नज़ाकत अली, सलामत अली। हम 2 भाई थे जो इकट्ठे गाए हैं 30 साल, 32 साल इकट्ठे गाए। अब मेरे बेटे गाते हैं, शराफत अली ख़ान बड़ा बेटा, लताफ़त अली ख़ान से छोटा, सखावत अली ख़ान उससे छोटा, शफ़क़त अली ख़ान सबसे छोटा बेटा मेरा, जो कोई ख्याल गाता है। और अल्लाह के फजल बेटे मेरे ऑलराउंडर किस्म का भी है, ख्याल भी अच्छा गाते हैं, ठुमरी भी, काफ़ी भी, गज़ल तक, लाइट म्यूज़िक भी गाते हैं। तो ये खूबी है इनमें। अब शराफत अली का एक बेटा है, शुजात अली। और मेरे नवासे हैं 3। एक का नाम रूपा है, नासिर अली ख़ान, उसको रूपा कहते हैं, सुलेमान ख़ान,
और सुल्तान खान, ये मेरे नवासे हैं। मेरा ख्याल है कि ये लोग भी गाएंगे। एक बीवी है मेरी और 4 बेटियां हैं, 8 बच्चे हैं मेरे। वो आप बता रहे थे कोई वो छोटे हैं, वो अभी गाते हैं तिलवाड़े में ख्याल। अभी शुजात अली की बात करता हूँ, जो मेरा पोता है, हाँ। वो अभी से ख्याल गाता है। हम्म, लेकिन ये नहीं ठेके वेके में अभी नहीं गाता, 3 साल का है, अभी बहुत छोटा है। लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल उसको चीज़ें पसंद है। अच्छा। ख्याल गाएगा, तोड़ी का ख्याल, रागेश्वरी का ख्याल, मालकोस का ख्याल गाता है। ठुमरी गाएगा पहाड़ी की, हम्म, मार डाला नजरिया मिला के। हम्म, गज़ल जो मुश्किल गज़ल होती है वो उसकी तर्ज वो गुनगुनाएगा। हम्म, तो उसे पता चलता है इसका रूप बहुत अच्छा है, ये जब बहुत जल्दी गवैया बनेगा। हम्म। तो ये तो शामचा से गनाने की हिस्ट्री मैंने बयान की कि ये लोग गुजरे हैं उसमें। मियाँ करीम बख्शी जो थे वो बहुत सुरीले थे, सुर को बहुत अच्छा देखते थे। सुर का उन्होंने इतना रियाज और किया, देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि उनको सुर नज़र आ गया था बकायदा, सुर की शक्ल क्या है, हाँ। ऐसी साना थी। और वो दरवेश मस्त फ़कीर हो गए थे, दुनिया छोड़ दी थी। लेकिन गाना हरदम रहंदा रांझा मेरे सामने हर वक्त गाते थे। बहरमी को भी गाना बोल यही गाने, हरदम रहंदा रांझा मेरे सामने। रांझा कहते अपने दोस्त को, प्यारे को, तो वो दोस्त उनके सामने रहता था जो नज़र नहीं आता लोग। मियाँ साहब को हम गवैया भी मानते हैं और पीर भी मानते हैं, और हम लोगों के मुर्शिद भी थे, पीर भी थे। और मैं मौला अली को बहुत मानता हूँ, वो मेरे रियल मुर्शिद हैं। आपने कहा था उस दिन गाना तो दरवेशियों पीरों का काम है, ये इसका बिल्कुल दरवेशी का काम है, दरवेशों से चला और दरवेशों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और गवैया जो भी होगा वो दरवेशी ज़हन का आदमी होगा, उसके ज़हन में दरवेशी होगी। गवैया को साधु होना चाहिए, और गवैया वही सही गवैया होता है जिसमें साधु का असर हो। तो मैं अब अपनी हिस्ट्री बयान करता हूँ, मैं कैसे हम बने। मैं 5 साल की उम्र से गा रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने तालीम भी शुरू कर दी थी 5 साल से। 2 साल अपने पंजाब के जिस एरिया में हम रहते थे उस इलाके में उर्सों पर, मेलों पर, कई जश्नों में हम गाते बजाते, और वालिद साहब लेके जाते। मैं 5 साल का बच्चा था, नज़ाकत अली 7 साल का था, मेरा भाई। तो वालिद साहब हमें लेकर घूमे 2 ज़िलों में, ज़िला जलंधर और ज़िला होशियारपुर, और अमृतसर भी आता है उसमें, लाहौर भी आता है। इसी एरिया में हम 2 साल घूमे हैं और गाना गाते थे। वहाँ उस वक्त लैलपुर म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लैलपुर में सरदार संत प्रकाश सिंह होते थे, SP पुलिस, बहुत शौकीन थे म्यूज़िक के। ध्रुपद की गायकी को बहुत पसंद करते थे। ध्रुपद की गायकी को हाँ, पसंद करते थे, लेकिन वो ख्याल भी सुनते थे। उन्होंने लैलपुर में दक्षिण से गवैये बुलाए, पूना से। उस वक्त पंडित ओमकार नाथ, नारायण राव व्यास, विनायक राव पटवर्धन, इन लोगों का बड़ा नाम था पंजाब में। इन लोगों को उन्होंने लैलपुर में बुलाया। तो मैं उस पर 6 साल का था, हमने भी हिस्सा लिया उस कॉन्फ्रेंस में। म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस उसका नाम रखा था। फिर साहिवाल में मिंटू कुमरी में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई, वो लाहौर से 100 मील वेस्ट की तरफ है, छोटा सा शहर है। वहाँ बेदी हुआ करते थे, सिखों के गुरु थे, और एक महंत थे, संत साधु थे, लेकिन बड़े रईस थे, महंत गिरधारी लाल घुमन शाह वाले। उन लोगों ने मिलकर कॉन्फ्रेंस कराई। सब पंजाब के गवैये तो सारे थे, लेकिन दक्षिणी गवैये भी बुलाते। दक्षिण से गवैये बनाने से बड़ी बात समझी जाती थी। जिस जलसे में वो आए वो जलसा बड़ी इज्जत से देखा जाता। तो उनमें यही थे 3-4 गवैये, पंडित कृष्णराव ग्वालियर वाले, ओमकारनाथ जी, पंडित ओमकारनाथ साहब, नारायण राव व्यास साहब,
पटवर्धन जी। विनायक राव पटवर्धन एंड DB पलस्कर, ये बच्चे थे हमारे से थोड़े से बड़े थे। कुमार गंधर्व जी, ये भी बहुत जलसों में आए, पंजाब में इनका बहुत नाम है, कुमार गंधर्व जी का और DB पलस्कर का, बचपन से। ये हमारी पीढ़ी के कभी थे, लेकिन हमें ये मौका मिला। उसमें उस्ताद मैदरी खां भी थे, मिंटू कुमरी में प्यारे खां साहब थे, जमाल खां साहब थे, पंडित प्राणनाथ थे पंजाब के हिंदू को, ये बड़े अच्छे गाते थे। इनका भी न्यूयॉर्क में स्कूल है शायद। न्यूयॉर्क में जो स्कूल करते हैं, ये उसमें यंग थे। तो मिंटू कुमरी में कॉन्फ्रेंस हुई, सादिक अली खान गुल्ला थे और गुलाम रसूल खान साहब थे, छोटे गुलाम अली खान साहब थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में हम थे, मैं 6 साल की एज में था। उसके बाद लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस पंडित जीमल लाल मट्टू हुए हैं, हाँ। बड़े समझदार थे वो, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई है मेरा ख्याल 40 में 41 में, 49 में ऐसे हुई। मैं उसी एज में था, 6-7 साल की एज में था। उसमें हम थे दोनों भाई, और पंडित रविशंकर को फर्स्ट टाइम पंजाब में उन्होंने बुलाया था। पंडित रविशंकर उसमें बिल्कुल यंग थे, लड़के लगते थे, 16-17-18 साल की एज में हो गए, 20 की एज में हो गए। पंडित साहब आए और उस्ताद अमीर खां आए, इंदौर वाले, ये भी यंग थे, बहुत यंग थे। तो लाहौर में ये गाना YMCA हॉल है लाहौर, अब भी है वो हॉल YMCA, उसमें म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें अख्तर हुसैन खां गाए थे, अमान तली फतेह अली के बाद। अमान तली फतेह अली साथ थे, छोटे छोटे थे, गाए नहीं थे, हम गाए थे उसमें। जम्मू में कॉन्फ्रेंस हुई, यही बैच जम्मू में गए, रविशंकर साहब नहीं गए, आमिर खान साहब, अब्दुल खान बिल्टू वाले, बीनकार, पंडित प्राणनाथ और हम दोनों भाई जम्मू में 2 दिन की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन 7 साल की जब मैं एज में पूरा किया 7, तो हरबल्ब के जलसे में मैंने हिस्सा लिया। हरबल्ब का जलसा बहुत बड़ा फंक्शन था पंजाब में, हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन, उसके बाद अमृतसर होलियों का जलसा होता था। ये 2 जलसे पंजाब में बहुत माने हुए थे। तो हरबल्लभ में जब 7 साल का मैं था, 9 साल का नज़ाकत अली खान, जब हिस्सा लिया उसमें, तो बड़े मारे वाले सामने बड़ी कोशिश से टाइम लेकर दिया, वो टाइम नहीं दे रहे थे, बहुत छोटे बच्चे हैं, ये क्या गाएंगे, इतना बड़ा स्टेज है। उन्होंने कहा नहीं, ये गा सकते हैं, आप टाइम दें। तो इस शर्त पर टाइम दे के हमारे बुजुर्गों ने हरबल्लभ का जलसा शुरू किया था। मियाँ करीम बख्श उसमें पहले गवैये थे जो गाए थे, तो हरबल्लभ का जलसा शुरू हुआ, तो बहुत अरसा गाते रहे। उन्होंने कहा ये शाम चासी वालों ने जलसा स्टार्ट किया था, बाबा हरबल्लभ जी के साथ वो भी गाना गाते थे, द्रौपदी थे बहुत अच्छे। ये उनकी औलाद है, इनको टाइम दो। सुबह के टाइम हमें टाइम दिया, मियाँ की टोड़ी गाई 1 घंटा, तिलवाड़े का ताल और 3 ताल और 1 ताला। और उस गाने से हमारा पूरे हिंदुस्तान में नाम हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान से बहुत गवैये जाते थे वहाँ। तो गवैयों ने फिर आके जिक्र किया यहाँ लोगों से, 2 लड़के गाते हैं पंजाब में बहुत, जिनमें मेजर पंडित उमकाना थे और पंडित कृष्णराव ग्वालियर वाले। उसमें बेदी दीपचंद्र भी वहाँ थे, नारायण व्यास, पटवर्धन, DB पलस्कर और प्यारे इमामुद्दीन, पंजाब के खुदा बख्शा मशदुर्ती मोहम्मद बख्शा रहने वाले, मुबारक अली खान महालों वाले और जमाल खान साहब और मैदरी खान साहब, नियाज हुसैन शामी, बड़े गुलाम अली खान,
उस फंक्शन में मौजूद थे सब, तवक्कुल हुसैन खां। लेकिन हमारा बड़ा कामयाब जलसा हुआ, सब लोगों ने बहुत सराहा, तो वहाँ से हमारा नाम हुआ। उसके बाद हमें शिकारपुर होलियों के जलसे में गए, लाहौर, सक्खर, साहिवाल, पाकपंशी, गुजरांवाला, लैलपुर, इन जगहों में गाते रहे। अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर बसंत का जलसा होता था, उसमें हिस्सा लेते थे। दीनानगर में हिस्सा लिया, दीनानगर जलसा होता था। जगरामा में बसंत का जलसा हुआ। तो 44 में हमें ग्वालियर में पंडित कृष्णा साहब ने बुलाया। ग्वालियर में 2 दिन का जलसा था, शंकर गंधर्व विद्यालय की तरफ से। शंकर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस उसका नाम था, उसमें हम थे। पंजाब से, पंजाब को हमने प्रेरण किया। पंडित कृष्णा राव साहब ने बुलाया था हमें। और हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े गवैये थे, ये सारे जिनके मैं नाम ले चुका हूँ। दक्षिण के गवैये, इनको दक्षिण के गवैये हम कहते थे, पंजाब सारा। उनमें नारायण राव व्यास प्रवर्धन थे, विनायक राव प्रवर्धन। कृष्णा राव पंडित तो थे ही, जलसा करा रहे। उसमें रजब अली खान साहब को मैं फर्स्ट टाइम देखा, विवास वाले। उनका गाना भी कॉन्फ्रेंस में सुना। मिजाजन बहुत गर्म मिजाज थे वो, और गवैये इतने बड़े थे, बहुत बड़े गवैये थे। मुझे इतनी समझ भी नहीं थी उस वक्त, लेकिन मैं चूँकि गाता था इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें समझता था। बच्चा था, लेकिन मैं होशियार बच्चा था, गाना बजाना गाता था। तो उनकी बातें सुनी। ग्वालियर में 3 महीने रहने का मौका मिला हमें। एक मकान में हम 3 महीने रहे, खान से रजब अली खान साहब और हम। और उन 3 महीनों में मैंने उनका बहुत गाना सुना, और उस गाने से बहुत कुछ हासिल किया, जो कि अभी तक मैं उस चीज़ का एहसानमंद हूँ। कुछ ताने उनकी मैंने अडॉप्ट की। भले वैसे तो नहीं फिर सका, यहाँ मैं कहूँ कि मैं वैसे फिर ली बुब, लेकिन मैंने कोशिश की वो ताने अडॉप्ट करने की, और मैं उसमें कुछ कामयाब भी रहा, लोगों ने सराहा उसे। एक उनके स्पार ताना भी मैं हर वक्त हर गाने में लेता हूँ, ये उनकी निशानी है मेरे पास। तो वो बहुत प्यार करते थे मुझे, क्या कहते थे, गाना सुनाओ सलामत, तो मैं बैरमी सुनाया करता था, पंजाबी बैरमी, पहाड़ी पंजाब का स्टाइल उस वक्त मैं गाता था, बच्चा था। तो वहाँ से बड़े खुश होते थे, कहते अरे क्या क्या लगाते हो। अच्छा, पंजाब में ऐसे गाते हैं बैरमी लोग, वो कभी पंजाब नहीं गए थे। मैं क्या खासा वैसे गाते। लेकिन उनकी एक आदत, बड़ी अजीब आदत थी, मुझे बतानी चाहिए, वो किसी को अच्छा नहीं कहते थे। मैंने उनके मुंह से किसी मौजूदा गवैये की तारीफ नहीं सुनी। जिसका नाम लेते अरे हटाओ, वो क्या है ये कहते हैं। मुझे एक दिन कहने लगे पंजाब में गवैया है और कौन गाता है, तुम तो गाते हो। मुझे अच्छा जानते थे, मैं बच्चा था, इसे उनके पास रहते थे, वो बड़ा प्यार करते थे हम। तो मैंने 2-3 गवैयों का नाम लिया। तो सबसे पहले मैंने वहीद खान का नाम लिया, वहीद खान साहब बहरे वहीद खान। हाँ, कि जी वो पंजाब में, तो अरे उन्होंने ये बोला, वो तो उनका, वो तो संगीत भी जाता था, वो क्या गाएगा। बाई गॉड ऐसे कहा। मैं हैरान हो गया, अरे जब हम उनको बहुत बड़ा गवैया समझते थे उस वक्त, तो थे भी बड़े गवैया हमारे ख्याल से, और हैं, लेकिन उनके ख्याल से मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, संगीत बजा लो, किसी और का नाम लो। मैंने फिर किसी का नाम नहीं लिया, मैं कहा बस सब ऐसे ही हैं आपसे। मैं कहा खाम खा मैं बुरा क्यों करवाऊँ, वो तो जिसका जिक्र करो वो कहते अरे वो क्या है।
लेकिन तारीफ़ जिन लोगों की करते थे उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। उनमें बड़े मोहम्मद खान साहब, उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। खान साहब, तारस खान साहब दिल्ली वाले, उनकी बहुत तारीफ़ करते कौन खान साहब? थे। तारस खान तांदरस खान। और हद्दू वसू खान, रहमत खान साहब के वालिद, उनकी तारीफ़ करके तो रो पड़ते थे। वो गवैये थे बेटे। मैं उनसे बातें सुना करता था तो वो कभी कभी मूड में आके बातें करते थे। मियाँ बड़े मुबारक अली खान, हाँ। रहमत खान साहब की तारीफ़ करते थे। अलाउद्दीन खान साहब की तारीफ़ सुनी उनके मुंह से, उनके बाद उन्होंने किसी की तारीफ़ नहीं की। और एक दिन एक कमाल वाक़या देखा मैं, जो मैं हैरान हुआ। एक पंडित आ गए वहाँ, वो बड़े गुणी थे, खान साहब से इल्म की बातें करने लगे और मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मैं था तो पंडित और खान साहब कमरे में। खान साहब उसकी बातें सुने जा रहे हैं। वो ये कह रहा है ठाठ ये होते हैं, अष्टाई अंतरा ये होता है, फलां राग का मुझे 200 अष्टाई अंतरा याद आई है, ऐसी बातें करें। वो थे भी वाकई बातें करते थे, पंडित गुणी लगते थे वो काफ़ी। तो उसने कहा मैंने किसी आदमी से ये ऐसा कोई ख्याल ज़्यादा नहीं सुना जिसका मंदिर स्थान में सम हो। ये फरमाइश थी खान साहब के लिए। मंदिर स्थान में सम होना मालकोस में ये मुश्किल है। मालकोस में या मध्य में सम होता है, तार सब तक सम होता है। हमें भी ख्याल ऐसे ही याद हैं, एक दो ख्याल याद हैं जिनका मंदिर में सम है। जैसे पग लागन देश था, ये कर्ज पे सम होता है, कोयलिया बोले। तो खान साहब वहाँ बोले, कहते मैं सुनाऊँ तुम्हें ख्याल जिनका मंदिर पे सम होगा, उनके सुनाए जाए। तो मुझे बिलम वाल का याद है 40 या 50 अस्थाई अंतरा ख्याल सुनाए जिनका संबंध स्थान में था। ये बहुत बड़ी बात है, इतने ख्याल याद होना एक तर्ज के, और बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर उन्होंने कि ये उनका है, ये उनका ख्याल है, ये उनका। उस आदमी ने बस किया, उनका बस खान साहब मैं मान गया, आप बस करें। तो वहाँ उनकी नॉलेज का पता चला कि इतनी नॉलेज रखते थे। अल्लाह हज़रत क्या ये हमारे लिए खुशकिस्मती कि हमें बचपन में ऐसे गवैये के साथ सोबत का मौका मिला। हम फिर पंजाब आ गए, लेकिन रजब अली खान साहब मुझे इतना याद है जैसे मेरे अपने वालिद मुझे याद हैं, ऐसे मुझे वो याद है। इतना किसी गवैये का मेरे पे असर नहीं जितना उनका असर मैंने लिया बचपन से लेकर। और मैं आज तक बड़ा फिलबदी उनका नाम लेता हूँ महफिलों में कि ये उनकी तान मैं कहने लगा हूँ। बहुत अच्छी याद छोड़ी उन्होंने मेरे दिल में। उनके बाद मैं ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता गया, 45 में गया हूँ। मुझे माफ़ करें, मेरी पंजाबी उर्दू ऐसा ही है, बीच में पंजाबी की बात भी आ जाए। बहुत अच्छा लगता है। उर्दू कंटिन्यू नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कोशिश करूँगा उर्दू में, हिंदी उर्दू बोलने। नहीं, जैसे जैसे चल रहा है बढ़िया। कलकत्ता में गया मैं, पहले हरबलब के जैसे मैं फिर शुरू पे आता हूँ। पाकिस्तान बन गया 47, हम पाकिस्तान चले गए, नाम हमारा इंडिया में हो गया। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में हम गाए, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, ग्वालियर, इन जगहों में, पंजाब, सिंध में बहुत जगहों में गा चुके थे। तो शाम चाची के 2 लड़के हमारा नाम लोग बोलते हैं, शाम चाची के 2 लड़के गाते हैं। पंजाब से मुंडे कहते हैं, हिंदुस्तान में लड़के कहते थे। तो शाम चाची के 2 मुंडे, हम पार्टीशन हो गया, हमें पाकिस्तान जाना पड़ा। हालात ऐसे हुए थे, लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़े से डरते हम पाकिस्तान चले गए। वहाँ लाहौर में नहीं रहे, लाहौर में बहुत शोर शराबा था उस वक्त, गवैये भी सारे रहते थे वहाँ। लेकिन वहाँ कुछ हमें तल्ख तजर्बा हुआ, किसी गवैये ने भी हमारी बात ना पूछी। लोगों ने तो क्या पूछनी थी, अपनी अपनी पड़ी हुई थी लोगों को। तो हम छोड़ के मुल्तान चले गए, 200 मील दूर है लाहौर से।
तो मुल्तान में हम रहे 14 वर्ष। ये हमारा नाम जो हुआ सब कुछ हुआ वहाँ से हुआ। वो दरवेशों का शहर है, बुजुर्ग बहुत पीरों के मज़ार हैं वहाँ, बड़े बड़े पुराने, हज़ार साल पुराना खानका है वहाँ, टॉम, बड़े बड़े सेंट, बड़े बड़े वली अल्लाह लोग रहते हैं। तो वहाँ उनके सलाम करते थे, दुआएं मांगते थे, गवैया बना दो सरकार। तो रियाज किया, जान मारी। तभी आपके वालिद साहब थे साथ में? नहीं, वालिद साहब मेरे फौत हो गए थे 44 में, बहुत जल्दी फौत हो गए। पाकिस्तान बन से 3 साल पहले फौत हो गए। हम अकेले, हमारी माँ और हमारे 5 भाई, हम उनको लेकर, वो छोटी सी फैमिली। हम वैसे फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, शाम चाची, चाचे, ताए, मामे, मासी, बुपियाँ, इससे पाकिस्तान भरा पड़ा है हमारे रिश्तेदारों से। लेकिन हमारी फैमिली इतनी सी थी, 5 भाई और माँ, जो आराम से बैठे, जैसे भी बैठे तो वो फैमिली को लेके हम मुल्तान चले गए। मुल्तान में हमने गाना शुरू किया, वहाँ काफ़ियाँ सीखी हमने गानी। वो काफ़ियाँ एक शायरी होती है पंजाबी मुल्तानी ज़बान, वो बड़े अच्छे तरीके से गाते थे। उस्ताद आशिक अली खान, उस्ताद तवक्कुल हसन खान, उस्ताद अहमद अली खान, बड़े गुलाम अली खान, उन लोगों को फॉलो किया। काफ़ी मतलब इसका राग से कोई ताल्लुक नहीं है? ये ठुमरी समझिए, वहाँ की ठुमरी है। अच्छा। ठुमरी का स्टाइल है गाने का, लेकिन ठुमरी से ज़रा बिकट है। बिकट गाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। सीधा सीधी वर्दे लो तो कुछ नहीं होते, जो को मुश्किल काम करेंगे तो दाल देंगे। ये वहाँ के लोगों की सोच है, ज़हन है। काफ़ी सीखी वहाँ पर, काफ़ियाँ गाने लग गए। एक काफ़ी की मिसाल बताएंगे, कैसी होती है काफ़ी, क्या होती है? हम तो काफ़ी राग समझते हैं। काफ़ी ओ ने तामल ओ खलाय मां सिक पल पल दे मारम जा तामलूरा इस तरह गाते थे आशिक अली खान साहब। तो उनको अडॉप्ट किया हमने। काफ़ी में हमारा बहुत नाम हुआ उस इलाके में। पहले राग सुना लोगों को, राग का बहुत कम चर्चा था वहाँ, लेकिन राग सुना के हमने फिर काफ़ी सुनाई। तो बड़े पैसे भी मिलते थे महफिलों में, नाम भी होगा हमारा। 3 साल बाद लाहौर फिर हमने रेडियो प्रोग्राम किया, रेडियो पे गाना शुरू किया। तो हिंदुस्तान में फिर पता लगा लोगों को कि हम जिंदा हैं। कुछ लोगों ने ऐसे बात उड़ा दी थी कि वो पार्टीशन में मारे गए, ये हुआ लड़ाई में। 3 साल हमारा पता ही नहीं था हम कहाँ। एक छोटे से मुल्तान के इलाके में, रियासत बहावलपुर में हम फिरते थे, देहातों में, गाँव में। और जंगलों में लोग गाना सुनते हैं, जंगलों में बैठे हैं लोग, ज़िम्मेदार लोग, वो बुलाते थे। और उनके 3 साल गाना सुना। जब रेडियो में प्रोग्राम पहला किया तो उस वक्त हम गवैये बन चुके थे। मैं 17-18 साल का हो गया था उस वक्त। हम 20 साल हम फुल गवैये बन गए। तो लाहौर में आके हम रेडियो प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम किए तो हम बहुत मशहूर हो गए पाकिस्तान में। मतलब जो आपकी आवाज़ है, जो आपका अपना अंदाज़ है, वो आप लोगों ने बैठ करके उसको बनाया? वो कुदरती बनता गया, कुदरती बनता गया। जैसा हमारे ज़हन का सोच थी वैसी होती गई। कुछ लोगों को फॉलो किया, आशिक अली खान साहब थे, इनको तवक्कुल खान साहब, बड़े गुलाम अली खान, ये लोग मेरे आइडियल थे उस वक्त। इनको सामने रख के रियाज किया, लेकिन गाना उससे उनसे अलग बनाया, ये सोच थी। अगर वैसे गाएंगे तो वो तो कोई सुनेगा नहीं, वो तो गाते हैं सामने बैठ। उनकी मदद लेके वो और अंग बनाया, जो अब तक वो जो हमारा शामचा से घराने का अंग बन गया, जिस अंग को लोग मेरा अंग कहते हैं, सलामत अली खान का अंग है ये, वो ये अंग तैयार हो। लाहौर में हम गाए रेडियो में, तो हिंदुस्तान में पता चला कि वो 2 भाई जिंदा हैं और पाकिस्तान में हैं। 2 साल के बाद हरबल को जैसे से हमें बुलाया गया। पर जब ये आपका अंग जब बन रहा था, तो लगता है कि आपका तबले, या तो आप बड़ा इसका अंदाज़ होगा, आप बजाते होंगे तबला? तबला मैं खुद बजाता था।
अच्छा। खुद ठेका लगा के खुद रियाज करना था। हुँ। और फिर हमने एक तबलिया भी रखा था मुल्तान में, हुँ। जिसको पेड़ देते थे, हुँ। वो हमारा रियाज करता था। तबले के साथ हमने बहुत रियाज किया। कानपुरा नजाकत लेते थे, मैथ समंडल पकड़ लिया था बचपन से। तो मुल्तान रियाज करने का मौका हमें बहुत। तबला भी आपने बजा लिया? तबला भी बजाता था साथ कभी, जब तबलिया नहीं आता था। हुँ। वैसे तबले का शौक था मुझे, हुँ। गाने के अलावा तबला बजाया करता था। हुँ। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता था मैं। हुँ। हारमोनियम का परफॉर्मर भी किया मैंने कई, राग बजाता था हारमोनियम पे। अच्छा, सितार बजाने का शौक था, थोड़ी सी सितार भी बजाई, लेकिन गाने को मेजर रखा। तो मालिक ने गाने में बरकत डाल दी। जो गाना गाते हैं, जो गा रहे थे, दुनिया खुश होने लगी। अलकिस्सा हम रबड़ में आए 53 में दोबारा, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। इंडिया के पंजाब में पहले भी लोग हमें जानते थे, बड़े खुश हुए हमारा गाना सुन के, हमारे इलाके के लोग थे। फिर हम 54 में आए जलंधर दोबारा। तो ज़माने में रविशंकर साहब आए यहाँ, बड़ा इनका चर्चा और सितार बहुत छिप जाते थे उस वक्त। ये यंग तो नहीं थे, लेकिन बुजुर्ग भी नहीं थे, बिल्कुल जैसे एक यंग आदमी होता है, ऐसे इस एज में थे। बड़े खूबसूरत थे रविशंकर। सितार भी उतने छिप जाते थे। हमने पहले अच्छी सितार इनकी सुनी। मैंने वलैत खां को इनके बाद सुना, तो मुझे ये लगा रविशंकर जैसे सितार बजाते हैं तो कोई सितार नहीं बजाता। तो इन्होंने हमारा गाना सुन के बहुत खुश हुए। हम 3 घंटे मियाँ की मल्हार गाए थे। 3 घंटे? सवा 3 घंटे। तो पंडित जी ने बहुत खुश होकर हमें कहा कि भैया मैं तुम्हें कलकत्ते बुलाऊंगा, तुम आओगे? मैं कहा जी बोलिए। तो हिंदुस्तान में गाना चाहते हैं जाके? हिंदुस्तान तो जगह है गाने की। इन्होंने फिर जाके पहले हमें दिल्ली बुलाया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्फ्रेंस में, उसमें हमारा नाम हुआ इंडिया में। उसमें बड़े गुलाम अली खां पहली दफ़ा हमें इंडिया में महफिल में मिले। जो हमारा गाना सुन के खुश नहीं हुए वो, बल्कि थोड़े से नाराज़ हुए कि तुम हिंदुस्तान क्यों आ रहे हो। मैं कहा हम हिंदुस्तान में आके गाएंगे तो पता चलेगा कि हम क्या गाते हैं। हाँ। यहाँ लोग गाना सुनते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान में तो लोग इतना समझते नहीं, चंद लोग हैं जो गाना समझते हैं, बहुत थोड़े हैं। तो ये तो जगह है गाने की हमें। लेकिन वो नाराज़ ही रहे दिल से। फिर पंडित साहब ने हमें बुलाया कलकत्ता ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। पर उसके पहले जब इंडिया में मिले आप गुलाम अली खां साहब से, आपकी सोहबत उनके साथ नहीं थी पहले? पहले पाकिस्तान में नहीं थी, जब इंडिया था लाहौर में। हाँ। कलकत्ता में थोड़ी सी, उस वक्त हम उनसे बहुत मुतासर हुए। लेकिन उस वक्त गाना हमारा ये नहीं था, गाना बचपने का था। गाना लोग खुश होते, लेकिन बच्चों वाला गाते थे। जब जवान हो गए हम गए, हम गवैये थे उस वक्त, तो वो उनको पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो वो नाराज़ से हो गए। हमने फिर उनकी परवाह नहीं की। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, गाना गाओ, सुनाओ लोगों जो पैदा किया, मेहनत की, जान मारी, उसका देखो क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट जाके आउट हुआ कलकत्ता में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। गुलाम अली खान साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए, गाए नहीं थे। लाला बाबू की कॉन्फ्रेंस थी। लाला बाबू बड़े मशहूर आदमी। जब हमारा सुना कि वो लड़के आ रहे हैं, तो गुलाम अली खान ने कहा मैं इतना बहुत पैसे बता दिए लूँगा। उनका नहीं, हम आप ड्रॉप कर दो, हम वो बच्चे आ रहे हैं वो गाएंगे। तो सारे बड़े बड़े लोग थे उसमें। वो ये साल था जब DB पल्सर फौत हुई, उसी साल 55 में। उनका फ़ोटो लगा हुआ था, जैसे उनकी सेरेमनी हो रही, डेथ सेरेमनी। सबको भैया आमिर खान साहब को पहले दफ़ा वहाँ सुना मैं हिंदुस्तान के ज़माने में। ईश्वर भाई को सुना, मोगो भाई को सुना, गंगो भाई हंगल को सुना, हीरा भाई बुरदकार, ये सब थी। रविशंकर, अली अकबर खान, वलैत खां का स्टार पहली दफ़ा वहाँ सुना। हाफिज़ अली खान साहब, अमजद अली के वालिद, ये भी थे उसमें, सरोज बजाए।
बेदी दिलीप चंद्र, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी ऑल इंडिया म्यूजिक। लेकिन अलकिस्सा उसमें हमारा गाना बहुत कामयाब हुआ, 2 सिटिंग हम गाए और 2 सिटकों से हमारा पूरे इंडिया में नाम हो गया, अखबारों में आया। ये गोविंद भीमसेन जोशी भी वहाँ थे, ऊना के काफ़ी, कुमार गंधर्व साहब भी थे उस कॉन्फ्रेंस। हाँ। हाँ, बल्कि एक बड़ा अच्छा हमने प्रोग्राम किया था, याद आ गया कि म्यूज़िक पे तबसरा किया था, तबसरा म्यूज़िक पे डिस्कशन करना। वो उसका टिकट लेके लोगों ने सुना आके। हाँ। तो उसमें 5 लोग थे, दबीर खान साहब, वो कलकत्ता के बड़े गुनी आदमी, बड़े वो, क्या नाम फरमाया आपने? दबीर खान साहब, दबीर खान साहब। दबीर खान साहब बीनकार वो थे, हीराबाई बड़ोदकर थी, लक्ष्मी प्रसाद गुनी गंधर्व और कुमार गंधर्व जी और हम दोनों भाई। अच्छा। ये स्टेज पे डिस्कशन हुई थी। अच्छा। तो लोगों ने टिकट लेके आके सुनी डिस्कशन, म्यूजिक पे डिस्कशन हो रही। उस डिस्कशन में मेरी बात पे सबने फैसला दिया कि ये ठीक बात है। मेरे लास्ट में मेरा टाइम आया था, पहले सब बोले, लास्ट में मेरा नुक्कड़ में, तो सब लोगों ने कहा कि इन्होंने ठीक बात की। क्या कहा आपने? जब मेरी टाइम आया तो वो ख्याल पे बढ़ते, ख्याल की क्यों जरूरत पैदा हो, पहले अलाप पे फिर द्रुपद पे, ऐसे बात होती है, ख्याल क्यों पैदा हुआ। तो मैंने ख्याल पे रोशनी डाली, ख्याल में क्या क्या होता है जो द्रुपद में नहीं था, वो ख्याल की पॉपुलर होने की वजह क्या है, वो बातें मैंने, ख्याल और ठुमरी, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से बयान की। मेरा नॉलेज बहुत अच्छी थी, किताबें भी पढ़ी थी, लोगों से सीखा भी था। तो वहाँ सब ने कहा कि बिल्कुल सलामत रखते ने जो कहा ये ठीक है, सब उससे कहें। तो मैंने ख्याल और द्रुपद का डिफरेंट किया था, द्रुपद में क्या क्या होता है जो ख्याल में नहीं, ख्याल में क्या क्या जो द्रुपद में होता। बड़ी बात मैंने ये की, ख्याल मज़ेदार क्या किया द्रुपद से, द्रुपद की संगीन क्या की, फिर द्रुपद में मीन, सूत, गमक तक तो होती, दूनी भी फिरते हैं लेकिन लूम तुम करके, आकार से नहीं। तो वो दूनी उजागर नहीं होती। तो ख्याल में तान का जो काम आया, तान ने बड़ी रौनक पैदा कर दी। तान है, मुर्की है, फंदा है, जमजमा है, सीट है, सपाट है, छूट है। फंदा किसको कहेंगे? फंदा भी छोटे से बल को कहते हैं, बलतान है, बोलतान है। ख्याल में बड़ी आज़ादी है द्रुपद, तो वो आज़ादी की वजह से ख्याल में रौनक बड़ी आ गई, इस वजह से ख्याल पॉपुलर हुआ। और ठुमरी भी उसी का एक अंदाज है, लेकिन थोड़ा नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। वही तान जो सख्ती से कहते हैं मुलायमियत कहें, ठुमरी में मुर्की फंदे का काम ज़्यादा होता है, मुर्की, फंदा, जमजमा, बहलावा, तो ठुमरी बनी। इस गाने में रौनक हो जाती है इसलिए। तो कलकत्ता की मैं बात कर रहा था, वहाँ से फिर हमारा बहुत नाम हुआ। हम 10 साल कंटिन्यू कलकत्ता गए, 55 से लेके 65 तक। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और तानसेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, डोबरलैंड कॉन्फ्रेंस, सदारंग, उत्तरपाड़ा, बहुत सी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, मुझे नाम भूल गए हैं। साल में 2 महीने 2.5 महीने हम कलकत्ता में रहते थे। सारे के ये कलकत्ता में होते थे, घर लिए हुए अमीर खान साहब हो, गुलाम अली खान साहब। गुलाम अली खान साहब सेटल ही हुए थे कलकत्ता में, और जितने भी दक्षिण के कवि, आगरे वाले, किराने वाले, सब लोग। कलकत्ता बहुत कमाल जगह गाने बजाने के लिए। मेरा ज़ाती तजर्बा है, कलकत्ते जैसा गाना कहीं नहीं लोग सुनते। रात भर की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती थी, रात भर लोग बैठे। बंगाली लोग बहुत प्यार करते हैं म्यूजिक से, तो वहाँ की छोड़ तो यहाँ भी पहुँची। फिर यहाँ फर्स्ट टाइम हम 57 में आए, हरिदास संगीत सम्मेलन यहाँ हुआ था कालवा देवी में। उसमें हम पहले सेटिंग में कलावती गाए थे,
वो कलावती का आइटम इतना पॉपुलर हुआ हम्म, कि यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा नाम हो गया। फिर दूसरे दूसरे कॉन्फ्रेंस एक्सटेंड की गई, एक दिन सिर्फ हमारा गाना हुआ था, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजी हमारा, उसमें मालकोस गाए थे हम, और पहाड़ी की ठुमरी और बैरवी। फिर एक महीना हम यहाँ, एक महीने में हमने 20 सेटिंग गाई। तब आप ख्याल कितना गाते थे, कितने ड्यूरेशन क्या होती थी? ड्यूरेशन हमारी यही तो 2-2.5 घंटे से काम नहीं गाते थे। हाँ, कलकत्ते की ड्यूरेशन जो कॉन्फ्रेंस होगी उसी ड्यूरेशन। यहाँ भी हम 2 घंटे, 2.25 घंटे कलावती गाए थे पहले से, और मालकोस 2.5 घंटे। 2 घंटे से कम राग नहीं गाते थे। तो बड़ा शोर, मुंबई की शोर। फिर यहाँ हमने LP रिकॉर्ड किए, एक्सटेंडर प्ले रिकॉर्ड किए, छोटे रिकॉर्ड किए। उन रिकॉर्डों से हमारा वर्ल्ड में नाम हो। हमें रिकॉग्नाइज जो कराया गया है वो हिंदुस्तान ने किया है। पाकिस्तान में तो इतना कुछ होता ही नहीं था। पाकिस्तान के लोगों ने उसके बाद हमें पहचाना, जब फिल्म फेयर में हमारे फ़ोटो छपे, स्क्रीन में फ़ोटो छपे, यहाँ की शमा अखबार साले में फ़ोटो छपे, तो पाकिस्तान में जाते थे उस अरे ये ऐसे हमारे ऐसे कभी ये। फिर हमारी तरफ ख्याल हुआ लोग। नहीं तो पहले बड़े गुलाम अली खान साहब का चर्चा था ज़्यादा, छोटे गुलाम अली खान और मैदली खान। हमें लोगों ने फिर पाकिस्तान में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ 10 साल कंटिन्यू, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। उसमें बहुत बहुत कमाल गाने। फिर हम ढाका में गए हैं फर्स्ट 56 में, फिर कंटिन्यू वहाँ ढाका में भी बहुत नाम हुआ। ढाका, इंडिया, पाकिस्तान में मिस्टर का हमारा नाम बहुत हो गया। नज़ाकत सलामत, नज़ाकत सलामत। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर 58 में हम काबुल गए, जिसने काबुल, वहाँ के पब्लिक ने, आवाम ने और बादशाह ने वहाँ के बहुत गाना पसंद किया। वो बड़ा सुनता था। 8 दफ़ा 10 दफ़ा वहाँ गए हम, जश्न अफगानिस्तान। नेपाल गए, जब इस बादशाह की शादी हुई, जो बादशाह है, उसकी मैरिज पे हमें बुलाया था पाकिस्तान से। कहीं से किसी गवैये को नहीं बुलाया। इंडिया से भी गवैया था, सिर्फ हम थे। सोमा से छोटा डेलीगेशन था, साबरी बरदर कवाल थे, और एक शहनाज बेगम ढाका की गाने वाली थी, तो हम थे। हम गाए थे। फिर हमारे बाद बादशाह ने, जो मेजर फंक्शन था उसमें हमारा गाना हुआ था। सारी दुनिया के बादशाह बैठे थे जो बारात में आए थे, तो बादशाह ने तकरीर भाषण दिया, शुक्रिया अदा किया सब। उनके बाद हमारा गाना हुआ उसी स्टेज पर। तमाम वर्ल्ड के सरबराह, लीडर ऑफ द कंट्रीज बैठे थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर से नीचे नहीं आदमी था, गवर्नर्स आके बीबी गिरी प्रेसिडेंट थे, वो भी वहाँ मौका उस गाने में बैठे। और हमारी बहुत बड़ी महफिल है, जिंदगी यादगार महफिल है। इतने बादशाहों गाना हुआ, जैसे कि पुराने गवैये राजों में, नवाबों में गाते थे, हम बादशाहों में गाए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट। ये 70 में हुआ। उस वक्त हमारा नाम बहुत हो गया था, लेकिन बीच में इंडिया में गैप आ गया, वॉर हो गई। मेरे ख्याल से कब वॉर हुई? वो हुई अब 65 में। 65 65 से लेकर 80 तक हम नहीं आ सके, रास्ता बंद हो गया, बॉर्डर ही बंद हो गया। फिर हमने यूरोप की तरफ रास्ता निकाला, अल्लाह ने हमें उधर बना दिया हमारे साथ। लंदन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़, वहाँ गाना हमने शुरू किया था। वहाँ भी हमारा काफ़ी नाम है, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। 5 साल से अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका, कनाडा, हर साल जाता हूँ। वहाँ वैसे माहौल बन गया जहाँ जैसा यहाँ माहौल है, मुझे लोग जानते हैं, प्रोग्राम में होते हैं, वहाँ रहते हैं जाकर। अब इस दफ़ा मैं इंडिया 5 साल के बाद आया हूँ।
ये कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम हमारे वज़ीर आज़मों ने, बेनज़ीर भुट्टो साहब और राजीव गांधी साहब ने साइन किए हैं ये कल्चरल पैक्ट पर। उसका फर्स्ट टूर करने में आया हूँ मैं और इकबाल बानो को, हमारी लाइट सिंगर है, मशहूर सिंगर। 8 शहरों में परफॉर्मेंस किया। लास्ट परफॉर्मेंस बॉम्बे में था, जो बॉम्बे में 11 तारीख को परफॉर्मेंस किया। तो अब जहाँ आपके पास रहने देश पांडे साहब घर में बैठे, आपका बेटा हूँ जी क्या? बातें कर रहे हैं। आप आके मेरे बेटे हैं, आप अच्छे सूझ वाले बच्चे हैं, बहुत समझ रखते हैं, आप गाना गाते हैं ठीक ठाक। कुमार जी ने आपको अच्छा गाना बताया, अपने वालों से भी आपने सीखा होगा। उसका असर है कि आप हमारी भी इज्जत कर रहे हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं, हमें भी आप बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी बात तो हिस्ट्री ख़त्म हो गई मेरी। अब मैंने जिन लोगों को सुना उनका पहले बताता हूँ क्या क्या। मैंने मुश्ताक हुसैन खां को सुना, रामपुर वाले। निसार हुसैन खां को सुना, फयाज खान साहब को सुना, बड़ौदे वाले, आफत अली खान साहब को सुना, अलाउद्दीन खान से देखा मैं, उनको सुना नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। पंडित कृष्णा ग्वालियर वालों को बहुत सुना गाना। उनके गाने में ये खूबी थी, वो अस्थाई तरह बहुत कमाल जाते हैं। दूसरा लय में बहुत थी, वो साम बड़ी सहूलत से पकड़ते थे। इतना सहूलत से मैंने किसी को बोल पकड़ते नहीं देखा, तिलवाड़े में या ताले में या जुमरे में। बहुत सहूलत और तान बहुत सी थी गले में। पंडित का गाना जो सुना हो, उनके गाने में आपने कुछ कृष्णराव जी की सोहबत भी पाई, जैसे प्रज्वल अली खां साहब? 3 महीने वो उसी ज़माने में पहले उनके पास रहे, उनके घर में कुछ नहीं रहे। अच्छा। हाँ, उनकी सोहबत में काफ़ी खाई, उनसे भी कुछ लिया। ये बोल पकड़ने का जो स्टाइल है, ये उनसे उनको फॉलो करता हूँ। इजी बोल पकड़ना। पुराने लोगों से मैं किसी सबसे कुछ ना कुछ हासिल किया। पंडितों को गाना सुर बहुत अच्छा लगाते थे, सुर को उनका लगाने का तरीका बहुत अच्छा था, उसको भी थोड़ा फॉलो किया। और बड़ा गंभीर गाते थे, भारी भरकम गाना। नारायण व्यास ये हल्का फुल्का गाते थे। पटवर्धन साहब भी मिला जुला, ना गंभीर ना ज़्यादा हल्का, वैसे गुणी लोग थे। मुश्ताक हुसैन खान साहब के जब सुना आपने तो तान बहुत अच्छी थी, तान अच्छी थी, तान बड़ी साफ और बड़ी कमाल की थी। और उनके मैंने के रागमाला सुना है, ऐसा रागमाला नहीं सुना मैं। कमाल, 40-50 रागों का मेल। और पंजाब में आशिक अली खां का गाना मैं थोड़ा सा सुना है, रिकॉर्ड सुने, बहुत ज़बरदस्त गवैया थे, बहुत लय में थे, लय को बहुत अच्छा देखते थे और राग मुश्किल गाते थे। कौन? आशिक अली खान साहब। अच्छा, गुलाम अली खान साहब इनसे नहीं सीखे? उनके वो अली बख्श और काले खान जो उनके सीखे काले खान से हैं। हाँ, इनसे शागिर्दी की उन्हें, आशिक अली खान साहब। आशिक अली खान और अख्तर हुसैन खान। अमानत अली फतेह अली बहुत अच्छा गाए, हमारे बाद हमारे ज़माने के कवि हैं, 2 भाई पटियाले वाले। हुमायूं अली खान साहब सकड़ा रहा करते थे, बोल बहुत अच्छा पढ़ते थे, तान का काम बड़ा अच्छा करते थे। छोटे गुलाम अली खान तान के कविया थे, हाँ, बहुत अच्छी ताने थे। वो इतनी ताने मारते थे, शुरू करते थे आदमी बोर हो जाता, लेकिन आखिर जाकर मजा लग जाता उनकी तानों से। तान नहीं मारते थे और बहुत तैयार यानी कहने थे। तवक्कुल खान साहब बहुत सुरीले थे, बलदार क्या कहते थे, बल, तान नहीं थे उनके गले में, बल बहुत बल थे, बल कमाल बनाते थे, बल से बल बनता जा रहा। और बड़ा सुर में, आवाज़ पतला था उनका, अब्दुल की वहाँ की तरह लेडीज जिसे कहना चाहिए आवाज़, उनकी आवाज़ भी ऐसी थी।
लेकिन बहुत बलदार और बहुत मुश्किल गाना गाते, बड़ा पूरा असर गाना। अब देखिए खान साहब के मैं रिकॉर्ड सुने हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत बड़े मुश्किल राग गाए हैं वो, बहुत अच्छे तरीके से गाए हैं, बड़े गवैयों ने कहना चाहिए। वहीद खान को सुना, वहीद खान के मैं रिकॉर्ड सुने बाद में। राग लोग कहते हैं आमिर खान साहब पर उनका कोई असर है? हाँ, ये बात सही है, आमिर खान साहब ने उनसे असर लिया, पूरा पूरा असर लिया। आलापी का? हाँ, अलाप का जो तरीका राग बढ़ने का था आमिर खान का, ये वहीद खान का था। वहीद खान साहब की आवाज़ ज़रा इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो जब गाते थे तो मज़ा पैदा हो जाता था कुछ टाइम के बाद। और राग को बड़े वादी से वादी को बड़ा ख्याल रख के गाते थे, राग जैसे गाना चाहिए इसी तरीके से गाते। तो आमिर खान साहब उनसे अडॉप्ट किया। आगे आमिर खान की आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, उनकी आवाज़ में आगे वो और खिल गया, खूबसूरत हो गया। उन्होंने, मेरा जहाँ तक ख्याल है आमिर खान के गाने का, तो बनपत उन्होंने वहीद खान की अडॉप्ट की, ताने वो रजब अली खान साहब की स्टाइल को उन्होंने अपनाया। तो इन दोनों स्टाइलों को मिलाकर उनका अपना एक स्टाइल बन गया बाद में आमिर खान साहब। और ज़ाती तौर पे मुझे जो ये दो पसंद है, वो उसमें बड़ा गुलाम अली खान और आमिर खान। अच्छा, ये मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। आज मैं ये बात करता हूँ, जिन गवैयों को गाना सुनता हूँ, अब भी दिल करे तो मैं इनका गाना सुनता हूँ, इनके रिकॉर्ड बजा के तो बड़ा मज़ा लेता हूँ। ज़ाती तौर पर मुझे दो गवैये पसंद आए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। गुलाम अली खान साहब लाहौर में ही रियाज उन्होंने? ये है लाहौर के कसूर के हैं। कसूर के हैं। लाहौर के पास छोटा सा गाँव है, 40 मील पर। आपने उनका रियाज सुना है? मैंने उनका रियाज नहीं सुना, मैंने परफॉर्मेंस सुना। वो रियाज मेरी होश से पहले बड़े मेरे बाप की उम्र के थे गुलाम का। रियाज उनका एक दो दफ़ा सुना हो थोड़ा सा, लेकिन परफॉर्मेंस मैंने उनके काफ़ी सुने था, कलकत्ता में, पंजाब में। उनका गाना बहुत सुना और मुझे गाना बड़ा पसंद था, अब भी पसंद है उनका गाना। आमिर खान साहब का गाना भी पसंद है। बाकी आजकल के जो गवैये गा रहे हैं, उनमें भीमसेन जोशी, जेसल पंडित साहब, वलैत खान साहब सितार बजाते हैं, रविशंकर साहब, बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान और लता मंगेशकर साहबा का गाना मुझे पसंद है। बहुत सुरीला गाती है और बड़ा पुरअसर गाना गाती है, वो भी पसंद है मुझे। और पाकिस्तान के गवैयों में मिले। पर आज खान साहब, आप मुझे माफ़ करें, जैसे मैंने आपको सुना है कुछ दिनों से जी, आज गुलाम अली खान साहब का गाना बड़ा ख्याल उनका बहुत सिंपल लगता है। हाँ, ये बात आप ठीक कहते हैं, आज सिंपल लगता है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले सिंपल नहीं लगता था। इनका गाना बड़ा बिगड़ लगता था। या तो उस वक्त गवैये सीधा गाते थे, या दूसरे जो गवैये थे ऐसा इतना बिगड़ नहीं गाते थे। तो गुलाम अली खान का गाना बहुत बिगड़ लगता था। आज गाना और बिगड़ कर दिया गया और मुश्किल कर दिया गया। मेरी सोच जो है, मैं और मुश्किल करना चाहता हूँ और मुश्किल कर रहा हूँ। मुश्किल चीज़ें पसंद करता हूँ। ऐसे मेरे बच्चे हैं, मेरे शागिर्द हैं, और भी गाने वाले, फ़तेह अली खान हैं पटियाले वाले, मुश्किल गाते हैं। तो गाना मुश्किलात हो गया, इसलिए उनका गाना सीधा लगने लगा। ये एक पंजाब घराने की, मतलब घराना मतलब एक पर्टिकुलर घराना नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब के स्टाइल जो है, इसका ये फिलोसफी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इस फिलोसफी बड़ी है। बिगड़ गाने को ज़्यादा पसंद करते हैं पंजाब के लोग। गाना भी बिगड़ गाएंगे, सुनने वाले बिगड़ पसंद करते हैं। तो जितना बिगड़ होता जाएगा उतना खुश होंगे। अच्छा, जितना स्टेट गाएंगे वो नहीं मानते। तो स्टेट गाना भी अपनी जगह बहुत ठीक गाना है,
विकेट भी बहुत अच्छा गाना, मैंने सारे गानों को ट्राई किया। वहीद खान साहब का मेरे पे बड़ा असर है, मैं बचपन में वहीद खान को फॉलो करता हूँ, उनके स्टाइल की बहलावे कहने की कोशिश करता हूँ। और दुर्ग में गुलाम अली खान को फॉलो करता हूँ, आमिर खान को और मेहदी अली खान साहब को। आवाज़ के लगाव आपको किसकी पसंद है? आवाज़ के लगाव मुझे गुलाम अली खान का पसंद है, इनके अलावा बहुत अच्छे थे। और आमिर खान साहब के लगाव नहीं है, गाना अच्छा था। हाँ, लगाव नहीं कहना चाहिए, आमिर खान का लगाव नहीं लगाते थे, लेकिन गाना ऑन दी होल बहुत अच्छा गाते थे। और मैं कर रहा था, मुझे जो गवैया पसंद है उनका बता रहा था, मैंने बताया इंडिया के पाकिस्तान में जो फ़तेह अली खान गाते हैं बहुत अच्छा, फरीदा खानम बहुत अच्छा गाती, इकबाल बानो, मेहदी हसन, गुलाम अली, हुसैन बख्श, अख्तर जाकर मेरे भाई, और कुछ हामिद अली फ़तेह अली जो अच्छा गाने पाकिस्तान, ये लोग हैं। नुसरत फ़तेह अली कवाल है, वो भी बड़ा अच्छा गाता है, ख्याल भी गाता है, कवाली तो गाते हैं। आप खुद कव्वाली, गज़ल, ये जो फॉर्म्स हैं इनको भी एंजॉय करते हैं? मैं सुनता हूँ, इंजॉय करता हूँ। गदर के लोगों का जिक्र इसलिए किया, नूर जहां मुझे बड़ी पसंद है, वो कोई फिल्म का गाना बहुत अच्छा करते हैं, कोई गाने मुझे उनके बहुत पसंद है। मैं सुनता हूँ गज़ल, कवाली, फोक म्यूज़िक, फोक एक आर्टिस्ट हैं तुफैल नियाज़ी, हमारे मुल्क में बहुत अच्छा फोक गाते हैं, उनका आपने फोक का कोई एक मतलब ऐसे रिसर्च किया या वो ढूंढने उसे गए या वो था ही वहाँ पर आपके करीब? वो ऑटोमेटिक मेरे सामने था हर चीज़। क्योंकि फोक का भी आप जब गाते हैं पहाड़ी तो हाँ जी, फोक तो पंजाब में बहुत गाया जाता ना, हाँ, तो बहुत सुना था पहले बच्चे बुजुर्गों से, फिर खुद भी उसको अपनाया। तो फोक पंजाबी की जो ठुमरी है, जो पहाड़ी फोक ही है ज़रा, फोक भी जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे पसंद है ख्याल की गायकी, जो मैं मोस्टली ख्याल गाता हूँ, ठुमरी, ख्याल, तराना, ये जो गायकी है ये मुझे पसंदीदा गायकी है, और मैंने इसको अडॉप्ट भी किया जितना भी कर सका। अच्छा, एक बात में आपने मुझे सुधारा था जब मैंने कहा कि खान साहब क्या तिहाई लेते हैं कैसे कैसे, तो आपने कहा बेटा ये तिहाई नहीं है, ये आमद है। आमद है, मैं इसे आमद कहता हूँ। हम्म, तिहाई भी लोग कहते हैं कि उसके 3 पल्ले बनते हैं, हाँ, लेकिन तिहाइयाँ एक दो रटी हुई हैं लोगों ने, वो ही करते हैं, वो जिसे तिहाई कहना चाहिए। मेरी जो तिहाई होती है उसमें आमद की अंश होता है, आमद बन के आती है, तो मेरा अंदाज बन के तिहाई लेके बोल पकड़ना। हाँ, शादी में आमद भी पकड़ता हूँ, लेकिन तिहाई लेके ज़्यादा, और मेरी तिहाई में वैरायटी होगी। हाँ, आप मेरा गाना सुने, आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा किसी नहीं तिहाई मिलेगा, में, बिल्कुल। बहुत कम रिपीटेशन होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। कोशिश ये होती है कि हर तान नहीं आए, हर बहलावा नहीं आए, हर तिहाई नहीं आए, तो वो आमद बन जाती है, तो तिहाई नहीं उसे कहना चाहिए। आमद का मतलब उपज है, और कुछ से आमद जो बनती मतलब एक तरीके से आना, यही आना, आमद का एक मतलब के है। आना आमद, और खूबसूरती से आना, सम पे आना खूबसूरती के साथ, उसको आमद कहते हैं। और पूरा आवर्तन का ख्याल रखते हुए। राइट, एवरीथिंग करेक्ट, वो बन के आमद आए जो बोल पकड़ा जाए। सम पे आना, सम पे आने के तरीके से सादा भी बोल पकड़ सकता है, 2 लेके बोल पकड़, तिहाई लेके बोल पकड़ता है, लेकिन वो खूबसूरत तरीके से होना चाहिए, तो उसको आमद कहा जाता है। तो मैं आमद को प्रेफर करता जैसे हूँ। मोगू भाई जी ने मुझसे कहा था कि तिहाई कुछ जिसको ये लोग तिहाई कहते हैं, वो कहती वो अच्छी नहीं होती, वो क्यों नहीं अच्छी होती, मैं नहीं समझा। जैसे गुलाम अली खान साहब की रिकॉर्डिंग में भी हम लोगों ने सुना। जो उसमें एक बात मैं कर देता हूँ, ये बुज़ुर्ग लोग हैं, इनको बुरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये लय से डरते हैं कुछ लोग। हम्म, ये तिहाई वो मारेगा जो लय पर जिसको अबूर होगा। हाँ, ठीक बात। तिहाई तो साहब का काम है, दिमाग का काम है, और लय को जानता हूँ। हम्म, जो लय से घबराते हैं वो तिहाई नहीं लेते, मैं ये कहता हूँ। जो भी कभी तिहाई नहीं लेता वो लय से डरता है, उसको अबूर नहीं है लय के ऊपर। जिसको लय पे अबूर होगा वो तिहाई मारेगा और आमद लाएगा। तो जो लोग जैसे कहते हैं अंगूर खट्टी है, हाथ नहीं पहुँचाता अंगूर, ये वो बात। अब कोई भी हो भी, तिहाई अच्छे लोग लेते आए और लेते हैं और लेते रहेंगे। अगर तिहाई अच्छी लेगा तो दाद मिलेगा,
अगर एक ही था डां 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 ऐसे किए तो खराब है। डन डन डां डन डन डां चल डर डर। लेकिन तिहाई में कोई बात खूबसूरती से बन के बन चली जाती है। वो तो गाना है, आपने दाद गाना, उसकी दाद मिलती है। मेरे पिताजी कहते थे बेटा बसूरी तान कह दो, तिहाई अच्छी ले लो, बोल अच्छा ले लो, तुम्हें दाद मिलेगी। बहुत सुरी तान कह को नरम बोल पकड़ो, दाद नहीं मिलेगी। ये मेरी तालीम में है। अच्छी आमद बन के अच्छे अगर बोल पकड़ो तो वो ज़्यादा दूर। तान बहुत खूबसूरत लेनी, बोल नरम पकड़ना, ये भी होता है कुछ लोगों को। तो अगर तान बहलावा नरम है, अच्छा बोल मार दे, उसकी दाद मिलेगी। तो उस इस नदी को मैं फॉलो किया अपने फादर के, और लय की समाध दी है। मैं सीधा बोल भी कभी मैं तिहाई देता ही नहीं। अब मेरा गाना ऐसा बन गया, सारा गाना मैं तिहाई के बिना गाता। मतलब एक परफॉर्मिंग के हिसाब से ही गाना। परफॉर्मिंग में बहुत ज़रूरी है तिहाई आमद का आना। हाँ। लोगों को अचानक बोल पकड़े वो अच्छा लगता है, और खूबी भी। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होना ही अच्छी बात है। जितने आर्टिस्ट नाम किया परफॉर्मर अच्छा करते हैं। परफॉर्मर होना बड़ा जरूरी है, और परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए आदमी, तभी गवैया करवाता है। खाली सोचने से फिर वो सोच तो फिर सोच ही अपने अंदर रह जाती है। परफॉर्मेंस में जो चीज़ सोच है वो बाहर आती है। आपने क्या सोचा है, क्या किया, लोग अप्रिशिएट करें तो फिर। अच्छा, अभी परफॉर्मेंस जैसे आमिर खान साहब ने उनका एक परफॉर्मेंस बनाया, वो ठुमरी नहीं गाती थी जी। और आपने मुझे कहा कि आपने बड़ी उनकी अच्छी ठुमरी और गज़ल जी सुनी। मैंने सुनी नहीं, लोगों से सुना। लोग कहते थे कि वो जब दिल्ली में थे नए नए आए तो उस वक्त गज़ल ठुमरी बहुत अच्छी गाते थे। तो एक गज़ल कुछ लोगों ने सुनी होगी तो कहा। हाँ, तो और उनके गले का जो रंग है वो भी बताता है वो ठुमरी अच्छी गाते होंगे। हाँ। मैंने अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि बड़े गुलाम अली खान साहब का स्टेटमेंट है देवधर जी के पास, मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ भी है, कि वो कहते थे जिसको ठुमरी नहीं आती उसको ख्याल नहीं आता। मैं आता हूँ। हाँ। बस बस तो मैं गुलाम अली खान साहब की स्टेटमेंट है देवधर जी के पास, जो कि उन्होंने छपवाई भी थी, और जब देवधर जी की मैंने इंटरव्यू की बड़ी लंबी, तो उन्होंने वो बात को फिर से दोहराया। वो कहते थे, और वो वॉइस कल्चर वो अमेरिका से पढ़ के आए, तो वो गुलाम अली खान साहब के तो ऐसे ही आशिक थे और बहुत वो उनकी इज्जत करते हैं वॉइस कल्चर के हिसाब से भी। गायकी का वो दूसरा रहा। हालांकि मेरे पिताजी का क्रिटिसिज्म है बड़े गुलाम अली खान साहब पर, जैसे कि उन्होंने सुना मेरे खुद के पिताजी का, वो कहते थे जैसे शुरू होते थे तो ऐसा वो खानदानीपन ख्याल में जो होना चाहिए जैसे उनके विचार थे, और बाद में बिल्कुल वो कुछ बातें आ जाती थी जो कि उनको पसंद नहीं थी। वो अपने अपने ख्याल हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, पर उनका ये कहना था कि जो ख्याल बनाए वो पहले दर्द समझे, वो और बगैर ठुमरी गाए हुए वो आवाज़ में वो दर्द नहीं आता है। आप रूखा एक राग गा सकते हो, इस तरीके से उन्होंने कहा। गुलाम अली खान साहब ने हाँ, खुद कहा है कि जिसको ठुमरी नहीं आती उसको ख्याल नहीं आता। ये बात किसी हद तक सही है। हाँ, बिल्कुल 100% नहीं। हाँ, कुछ परसेंटेज के हिसाब से ठीक है कि ख्याल में आवाज़ में नरमाइश होनी चाहिए। हाँ, और नरमाइश की क्या की ठुमरी में आती। तो बहुत से बहलावे ख्याल में भी लोग ऐसे कहते हैं जो ठुमरी के होते हैं, ये अक्सर होता है। और ठुमरी के बहलावे ख्याल में कहते हैं लोग, ख्याल के बहलावे ठुमरी में कहते हैं। लेकिन जिनके आवाज़ में वो लोच हो, वो नरमाइश हो, जिन लोगों की आवाज़ में नरमाइश नहीं हो आ सकती वो ठुमरी नहीं गा सकते। ठीक है। तो ख्याल एक ऐसी चीज़ है कि ख्याल में अगर नरमाइश हो, लोच हो तो बहुत अच्छा, अगर ना भी हो तो गवैये हुए हैं बड़े बड़े। मिसाल के तौर पे आशिक अली खान की आवाज़ बड़ी सख्त आवाज़ थी, फयाज खान साहब की आवाज़ से कहना चाहिए सख्त किस्म की आवाज़ थी, नरमाइश नहीं थी, लेकिन वो अच्छे ख्याली हुए। तो ये बात तो फिर यहाँ झूठी हो जाती है कि नरम ख्याल का, नरम आवाज़ वाला ख्याल गा सकता है। पर जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में समझा जाता है कि जो ठुमरी गाने वाले उसको बड़ा गवैया नहीं मानते, जैसे कि बेगम अख्तर को, अब तो ठीक है हम हाँ, ठीक मानते हैं, सब दुनिया मानती है,
पर उनके ज़माने में उनको किसी ने नहीं, अब भी हमारे पंजाब में भी नहीं मानते। नहीं मानते? ठुमरी वहाँ गाने वाले को छोटा गवैया मानते हैं। बरकत अली खान बहुत अच्छी ठुमरी गाते थे, हाँ, लेकिन उनको गवैया नहीं माना लोगों ने। ठुमरी अच्छी गाते हैं, गलत गाते हैं। हाँ, हाँ। गवैया गुलाम अली खां को माना, तवक्कल खां को, आशिक अली खां को, हमको और क्लासिकल म्यूज़िक? क्लासिकल जो गाते हैं उनको गवैया मानते हैं। लेकिन गुलाम अली खां की बात ये ठीक है कि आवाज़ अगर अच्छी हो, नरम नरमैश हो, तो ख्याल में भी वो चीज़ मज़ा देती है। तो ठुमरी में तो जो अब आपने है। रिकॉर्डिंग सुनी गुलाम अली खान साहब की, वो कितना परसेंट उनका असली जो आवाज़ आपने सुना, उसके करीब है वो रिकॉर्डिंग? क्योंकि वो नहीं, पुराने ज़माने की रिकॉर्डिंग है, वो तो नहीं, वो असली आवाज़ रहा, वो थोड़ी सी मिठास जो थी उनकी, वो कम है। वो सामने सुनने से ज़्यादा मीठी लगती थी। लगती थी। वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं आई, ये कैसे, लेकिन गाना उनका वही है। गाने में नो डिफरेंस। वॉल्यूम बड़ी थी उनकी? और नहीं, आवाज़ में ज़रा मीठापन ज़्यादा था। ये पर वो जब गाते थे, तो जैसे कुछ वॉल्यूम गवैये हैं यही कि थी बगैर जो माइक्रोफ़ोन आप उनको सुन नहीं सकते हैं। वॉल्यूम यही थी जो थी। यही थी। लेकिन ये तो था हकीकत में वॉल्यूम आवाज़ उनकी आवाज़ माइक्रोफोन के साथ उनकी ज़्यादा निखरती थी। माइक्रोफोन हो तो आवाज़ ज़्यादा सुनती नहीं थी। ये आपने ठीक बात कही। हाँ, लेकिन उनके गाने में मिठास बड़ी थी, जो कि वैसे सुनने में लगती थी ज़्यादा। हाँ। लेकिन मशीन में आके वो मिठास चला नरम हो गई। लेकिन गाना वो बहुत अच्छे किस्म का गाया है, सच्ची। मुझे मतलब तो गाना उनका पसंद है। मैं तो उनके गाने के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, हाँ, सिवाय कि वो अच्छा गाते थे। हाँ। पूरा उनका ख्याल का जो ढाँचा पूरा है, फ़ॉर्म है, आपको जो सब बिल्कुल पसंद है मुझे वो? पसंद है वो। मैंने कभी डिफरेंट नहीं किया उनके गाने में। हाँ, सोच के भी नहीं कहा, बातें आई भी जेन में सोचा, लेकिन मैंने कहा, मैंने गाना उनका अच्छा, उनका गाना अच्छा समझता हूँ। इसी तरह मीर खां के गाने में मैंने कभी गलती नहीं निकाली। वाह! गलती निकालने बैठ जाए ना गाने वाला या कोई बुनी, तो किसी में भी निकाल सकता है गलती। हुँ, ये सही बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो जो मज़ा लेके सुनेगा वो गलती की तरफ देखता ही नहीं। हुँ, तो इन दो गवैया का मैं हमेशा मज़े से सुनता हूँ गाना। गलती की तरफ मेरा ख्याल ही नहीं जाता। अगर पकड़ना चाहें तो बड़े बड़े लोगों में पकड़ी जा सकती है। मेरे में 20 गलतियाँ हैं। मैं अपने गाने में आज तक ठीक नहीं कर सका वो चीज़। जो तारीफ़ें वो लोग जानते हैं, हुँ, जो गलतियाँ लोग भी जानते हैं। मुझे आज आदमी को खुद ज़्यादा पता होता है क्या ठीक नहीं है, तो उनके लिए फिर आदमी अवॉइड करता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है। फिर गुलाम अली खान साहब का होल जो गाना है, ऑन दी होल, बहुत अच्छा, और उनके पास टाइम नहीं था उसको और ठीक करते। बूढ़े हो गए, फिर बीमार हो गए बेचारे। गाने से इश्क बहुत था उनको, मोहब्बत इतनी गाने से मैं बहुत कम देखी। इतना रियाजिया और इतना प्यार करने वाला गुलाम अली खान साहब हद थी। आशिक अली खान साहब का गाना कैसा था? आशिक अली खान साहब को गाना मज़ेदार नहीं था ज़्यादा, तो गुलाम अली खान की तरह, लेकिन टेक्निकली गाना बहुत अच्छा था। थोड़ा सा आप माइंड ना करें, मुझे एक ऐसे मैंने सुना कि पंजाब के गवैया उनको दरदुर कंठी कहते थे। दादर कंठियाँ, हाँ, ये ठीक बात है। ये ठीक बात है। दादर कंठी आवाज़ था। और कुमार जी ने मुझे कहा गुलाम अली खां पहला गवैया था जो आदमी की तरह आवाज़ निकाल के गाया और इतनी खूबसूरत और सुरीली। ये बात ठीक की कुमार जी ने। पंजाब के गवैये सारे पहले इस तरह गाते थे, आशिक अली खान की तरह। हाँ, आशिक अली खान अच्छा गाया ना, हाँ, तो आशिक अली खान को फॉलो करना शुरू किया पंजाबी गवैया ने, अच्छा, जिनका नाम भी और 2-3 का वो उनका अंग आते थे। हाँ, ये बात ही जगह ठीक बात की। मतलब एक लगाव ही वो पंजाब घराना हो गया। दादर कंठी अब बना लिया लोगों ने। नहीं, वो पटियाले गिराने का अंदाज था। अच्छा, अच्छा। पंजाब का अंदाज, पंजाब में 4 गिराने अलग हैं। हाँ, पटियाला, तलवंडी, शाम चौरासी, तलवंडी, शामचौरी, हरियाणा, कपूरथला, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, हाँ, वो तो अलग थे। पटियाले गिराने का ये अंदाज बन गया था आशिक अली खान। पर इसके पहले जो बाणियाँ थी 4 ध्रुपद की, वो ध्रुपद डागोर, खंडरहारी, हाँ, गोबरहारी, नौहारी, नौहारी, ये चारों घरानों के पास ठीक है। अच्छा, पंजाब में। हमारी खरैंड बानी थी, हाँ, खरैंड बानी, खंडहर, खंडारी जिनके थे। हमारे बुजुर्ग ध्रुपद भी गाते थे, बीना भी बजाते थे, वो उनके पास थे। तो ये पटियाले गिराने का अंदाज ऐसा हो गया था। बाकी लोग प्यारे ताल कौन से पंजाब में गाया गया ज़्यादा? ताल कौन से? ताल सारे पंजाब में ज़्यादा गाए गए, हम्म, जो कि मैं जब से हिंदुस्तान आने लगा हूँ
मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम ताल सुने, झुमरा, एक ताला, जब ताल, तीन ताल। पंजाब में लोग दमार गाते हैं, कवाई गाते हैं, आड़ा गाते हैं, ये जो होली आपने दमार इस गाते हैं। 16 मात्रे का आपने कहा कि पंजाबी धमाल, 14 मात्रे, नहीं पंजाबी धमाल जो पंजाबी है दमार 14 मात्रे। 14 मात्रे का, तो वो पुराना ठेका है या आपने वो ठेका तो पुराना है, लेकिन बनाया पंजाबी लोगों ने। पंजाबी लोग? इधर हिंदुस्तान में होली दमार गाई जाती, कह देते देते दागे देते देते दा, और उसके कैसे बोल रहे हैं? ता दिन तेरे कटे दिन दागे तेरे कटे दागे दिन ता तेरे कटे ता तेरे कटे ता पे शाम। हाँ। खूबसूरत ठेका है, लेकिन मुश्किल है। अच्छा, इकवाई भी यहाँ पर नहीं? गवाई भी नहीं गाते यहाँ, टप्पे का ठेका भी नहीं गाते यहाँ, खरोदस नहीं गाते। पंजाब में ये ठेके गाए जाते हैं, और मैंने गाए हैं ये ठेके बहुत। 9 मात्रे, मत ताल, 5 तार की सवारी, 4 तार की सवारी। यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी फिलोसफी है कि 3 ताल जो है वो बादशाह ताल है, और 3 ताल को निभाओ तो ये बात ठीक है, 3 ताल बादशाह है, हाँ। लेकिन 3 ताल अल्लाह बादशाह नहीं है। अल्लाह बादशाह से बड़ा बादशाह है ऊपर। तो 3 ताल के आगे भी ताल हैं, हाँ। उनको भी देखो। उनकी भी ये खूबसूरती। तो अपने आप को लिमिटेड करने वाली बात है कि बाजी 3 ताल काफ़ी है। तो काफ़ी तो कोई भी चीज़ नहीं, हर चीज़ के आगे भी कुछ है, उसको भी देखो। तो हम 3 ताल को मेजर ताल मानते हैं, हाँ। लेकिन ये मेजर नहीं मानते कि इस पर ख़त्म कर दिया जाए। दूसरे ताल भी गाने के लिए बनाए भी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 15-20 ताल गाए और कंटिन्यू गाए। आजकल एक सब गाते थे, हाँ। बड़े अच्छे ताल के, अच्छा लिखते थे। और मैंने लिखा सब, जिनों को मैंने सुना। लेकिन इस 50 ईयर के दौर में मैंने सबसे ज़्यादा ताल गाए। ये मैं क्रेडिट, ये मैं फ़ख्र करता हूँ। और हर ताल ने आपको कुछ एक इंस्पिरेशन दिया? बिल्कुल, हर ताल ही अपनी जगह एक्सप्रेशन रखता है। और मैंने ज़िंदगी में एक ताल बहुत कम गाई, बिलम्पत एक ताला कम गाया, इसलिए कि लोग ज़्यादा गाते हैं। वो ज़िंदगी में 4-5-10 दफ़ा गाया हूँ ज़्यादा। धमार, आड़ा, झुमरा, तिलवाड़ा, इकवाई, ये ताल बिलम्पत के। और दुर्द में मैं जो उसूल फ़ख्ता गाता हूँ, वो तो बहुत कम लोगों ने गाया गया। रूपक गाता हूँ, खरोदस गाता हूँ दुर्द में, मत ताल गाता हूँ। ये ताल तो बहुत कम गाए। आपने भी कोई ताल बनाया है? एक ताल बनाया मैंने, सलामती ताल, हाँ। लेकिन वो चल नहीं रहा। मैं भी कम गाता हूँ। हाँ। उसका नाम सलामती ताल है। और राग भी बनाया मैंने 35। हाँ। ये नंदेश्वरी भी आपका ही बनाया हुआ है? नहीं, नंदेश, शामवती। हाँ। शामवती उसके टाइप का राग है। रूपावती कल्याण, मत कौंस, अनिल कौंस, नौरोज कौंस, विराग कौंस और मत कल्याण, हेमा कल्याण लड़की का नाम है। हेम, राग सैन, फंटू मक, टॉमस दरिया है अमेरिका को, उसके नाम पर। पामीला नौरोज कल्याण बनाया, माजदा बनाया है, मेरी बेटी का नाम है। लतापति बनाया, लता के नाम से राग। और हेम यहाँ पर भी गाते हैं हेम, ये अलग? हेम नहीं, एमा। हेमा। हेमा मैंने बनाया कि राग हेम, हेमा, वही मेरी। काफ़ी मुझे ज़ुबानी से याद नहीं, लिखे हुए हैं। राग बनाए, अस्थाई यंत्रे बहुत बंदिश किए मैंने। हाँ। बिलम्पत के अस्थाई यंत्रे बराबर। उस दिन तो मैंने देखा, अच्छा मैं अपने वहीं के वहीं अस्थाई यंत्र बना दिया। ऐसा भी होता है। अस्थाई यंत्र इतना भी मुझे सोचे गाते गाते बनाता था।
और वो आए पी मोरे मंदिरा उसका एक जवाब है अपने तराने में। वो तो मैं गा ही दिया भोलेपन में। चलो मैं वो गुलाम अली खां की खिदमत हो जाएगी, सेवा। उन्होंने तो हमारी सेवा नहीं की, हमें हमारे से बड़ा दूसरे लफ्ज़ों से दुश्मनी रखते वो रहे। तराना आप ही का है ना, मेरा था, आपकी बनाई हुई बंदिश है। मैंने बहुत तराने बांधे, हम्म। ख्याल, ठुमरियाँ, जितनी ठुमरियाँ गाती हैं ये मेरी अपनी बनाई हुई, मैंने किसी की बनाई हुई ठुमरी नहीं गाई। ठुमरी में आप किस कौन से गवैयों को आप ये गुलाम अली खां भाइयों को साहब, बरतर अली खां, गुलाम अली खां, इनको फॉलो किया। बनारस की ठुमरी? बनारस का थोड़ा संग वो तो आएगा तो ठुमरी बनेगी, लेकिन मैं ज़्यादा इनको फॉलो किया, गुलाम अली खां को और बरतर अली खां। मुझे किसी ने कहा गुलाम अली खान साहब जब गए, मैं बैठा हूँ आपका तो कोई भी मेरे पास जो बक देता है वो मैं भी बक रहा हूँ। आप बात करें आप। ठीक समझे तो आप मुझे अलाउ करें कि गुलाम अली खान साहब जब बनारस गए थे सिद्धेश्वरी जी के यहाँ, उनको कहा खान साहब सुनाइए, तो वहाँ पर ठुमरी गाए नहीं वो। और यहाँ पर ऐसा एक मत है कि जो आयन बालम है याद पिया के आए हैं, ये एक तरीके की गीत है, बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है, पर ये ठुमरी नहीं है। ठुमरी जो बोल बाट की होती है बनारस की। अब पंजाबी ठुमरी को यहाँ पर लोग मानते हैं कि एक उसमें वो क्या कहना चाहिए, चमत्कार। चमत्कार है। हाँ, नहीं, ये मैं कहना चाहिए ठुमरी की जैसे कहना चाहिए तरक्की याफ्ता सिंफ है। हाँ, ठुमरी और रिफाइन होके आई, हाँ। तब गाई नहीं जाती तो वैसी बातें करते। लो पान है ना जरा। अब यही तो ठुमरी नहीं, बाजू बंद खोल खोल जा, ये बनारस की ठुमरी। बाजू बंद बाजू बंद बाजू, ये वेरिएशन हो रही, उसमें वेरिएशन स्पीलर किस्म की हुई है, तो उसको मानना नहीं थे, गलत बात। वो भी ठुमरी है, लेकिन उसमें स्पीलर किस्म की बोल बाँट हुई है, बहलावे का। ठुमरी में बहलावा ही होता भैया, हाँ, बोल को बनाना और अच्छे बहलावे कहना। अब उसमें अच्छे बहलावे कहें तो उसको गीत बना दिया, खुद गा नहीं सकते। मैं तो ये कहूँगा जो खुद नहीं गा सकते वो ऐसी बातें करते। ठुमरी में जितनी खूबसूरती आप ला सकते लाएं। अब यही तो अगर जो खबर ख़त्म हो गई ठुमरी, बाजू बंद खुल खुल जाए आले राम बाजू बंद, ये तो ठुमरी है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है इसमें। वो इसके आगे का मुकाम है जो गुलाम अली खां ने, मैंने, बरतर अली खां ने गाया। अगर उसको नहीं गाया जाए तो जो मर्जी कहो, लोग ख्याल में बुराई करते हैं, हमको कहते हैं जी ख्याल में ठुमरी की जगह कहते हैं। भाई ये जगह कहनी चाहिए, ख्याल को खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत बनाने के लिए कि उसमें कोई रंग भरा जाता है। ये ख्याल कड़ाई हो, जैसे कड़ा जैसे रोड़े खड़क रहे हैं, किसी पुज्जे में रोड़े डाल खड़का रहता नहीं, ये तो ख्याल नहीं, उसमें खूबसूरती भी आनी चाहिए। अब सब बड़ आ रहे हैं, बरीक आ रहे हैं, वो उनको ठुमरी के बल कहना नहीं, उनको ख्याल को सजाने के लिए गाया जाए, और ठुमरी को सजाने के लिए ख्याल की जगह कही जाती। हाँ, हमने और गुलाम अली खां साहब ने और बरतर अली खां साहब, ये बड़ी सोचा है इसको लिए। हाँ, ये सोच विचार से ये रास्ता निकाला हाँ, जो अब की ठुमरी। और ठुमरी ऐसे हर चीज़ तरक्की करती है, तांगे से बस बनी, बस से आगे कार बनी, कार से हवाई जहाज़ बना, अब जम्बू जेट चलते हैं। तो ये को जम्बू जेट गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, पहला वो जहाज़ लाओ। बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दिया आपने। वो जो गड्ढे के पहिया गड्ढा चलाओ वो ठीक है। हम तो गाड़ियों में सफ़र करते रहे पंजाब में। हाँ, अच्छा, वो गाड़ी बैलगाड़ी होती है, वो बड़ी सवारी होती थी, हाँ, उसमें ऐसे झोले खाते जाना। आज हवाई जहाज़ों में फिरते हैं। तो इसी किस्म की हर चीज़ ने तरक्की की है, सोच ने, विचार ने। आपकी सोच बहुत ऊंची हो गई है। आप जैसे कह रहे हो गुलाम अली खां का गाना सीधा लगता है, ये कमाल बात है, आपने बड़ी कमाल बात की। ये बात ऐसी सोच होनी चाहिए। कोई सुदेशी देवी ठुमरी गाती थी, बड़ी सीधी सादी शरीफाना ठुमरी, वही ठुमरी थी,
वो शरीफ औरत थी बेचारी, जो भी गा सकती थी, और कितना गा सकती। नहीं क्या होता है वो बोल बात बढ़िया उनका खूबसूरत हो, आज जब मैं सुनता हूँ पुराने टेप्स तो लगता है कि सब प्रेडिक्टेबल है, मतलब अब ये मालूम पड़ रहा है अब आगे क्या होगा। अब लता मंगेशकर गाती हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल देता हाँ हूँ, उनका गाना और अख्तरी बेगम का गाना मिलाओ, कितना डिफरेंट है। हाँ समझ गया। आज गाना वहाँ पहुँचा हो, आज की गज़ल गीत यहाँ पहुँची गई। वो 3 मिनट का गाना गा के जान निकाल देती है लोगों को। हाँ वो क्या बहलावे जगह कहती है। हाँ हाँ तो वो गज़ल गाती थी 1.5 घंटा। हम्म, तो अब उनके गाने को उनको मिलाओ तो अब बोलो जी लता मंगेशकर कुछ नहीं करती थी, ये तो बेइंसाफ़ी है। हम्म, इसी तरह के गवैया में गुलाम अली खां हम है। हम्म, हमने सोचा इसको, बारीक किया इसको और बारीक किया, और फास्ट से फास्ट किया, और फिर कायदे के अंदर है। हाँ तो इस गाने को ऐसा कहना ये तो बेइंसाफ़ी नहीं। नहीं जी अख्तरी बेगम बहुत अच्छी, लता बेगम कुछ नहीं लगता भाई, तो गाती है 3 मिनट में 10 घंटे का गाना गा देती। 10 घंटे में इतना मज़ा नहीं कर सकता आदमी जो 3 मिनट में उस गाने में। तो ये इसकी दाद देने की बात है, ये नेगलेक्ट करने वाली बात नहीं, ये फिर जेलसी है हम्म, जो पुराने लोगों में पैदा हो जाती है। हम भी जब ज़्यादा बूढ़े हो जाएं यही कहेंगे ये बच्चे क्या गाते हैं। तो बच्चे चाहे सुई के नक्के से निकल जाए सुई का नक्का समझते, सुई हाँ जिसमें धागा डालते हैं हम समझ नक्का गया, बोलते हैं। हाँ, तो सुई के नक्के से निकल आया तो आपको नहीं कुछ नहीं, ये तो बोली भैया खिड़की से कूदना अच्छा है। तो ये जेलसी की बातें हैं, ये बातें में दम नहीं है। मैं सोच की दाद देता हूँ जो बारीक से बारीक हो। गाने में तभी तो इसे समंदर कहा है, तभी ये बड़ा काम माना जाता है कि जो जितना किया जाए उतना और आगे है। ये खुद से हो नहीं रहा, जो अच्छा कर रहा है उसको बुराई करनी है, इंसाफ से बाहर है। जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहो। क्या क्या एक एक वो फहम होते हैं लोगों को, जैसे कहते हैं कि टप्पा गाने से गला खराब होता है, फिर आपका सुर का काम बिगड़ जाएगा, टप्पा या गाना- आवाज की लगाव बिगड़ जाएगी, नहीं तनियत करोगे तो आवाज फिर बिगड़ जाएगी, और तैयारी की जो तान है वो ये सारी बातें उन लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं करना, हम्म, जिन लोगों ने गाने को उतना ही रखा जितना आज से 1000 साल पहले थे, उनकी बातें। जो कुछ गाने में बड़ा, जो टप्पा भी गाना चाहिए, मैं टप्पा भी गाता हूँ, टप्पे गाए हैं मैंने। हम्म। अच्छा पंजाबी टप्पा कोई और चीज होती है? यही एक ही है टप्पा। एक ही है। टप्पा होता है पंजाबी में। ये मियाँ शोरी हुए हैं, हाँ तलवंडी के थे वो, हाँ हाँ। अच्छा ये शोरी मियाँ पंजाब के थे। पंजाब के थे कि राजस्थान के थे? नहीं क्या? पंजाब के थे। अच्छा बाद में वो इधर बस गए जाके बनारस के लखनऊ के किसी बनारस के लखनऊ। अच्छा लखनऊ मेरे तो ख्याल से। टप्पा वहाँ ही ज़्यादा मशहूर हुआ। हाँ थे पंजाब के, तलवंडी के थे पीछे से। बहुत से लोग उनको राजस्थान का भी कहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि पंजाब के हैं। और पंजाबी के बोलों को उन्होंने ज़्यादा हाँ टप्पे में रखा। ज़्यादा मुल्तानी में है वो बोल उनके? मिक्स हैं, अच्छा मुल्तानी, लाहौरी, पंजाबी, दुआबे की, जनरल शार्पर की, मिक्स पंजाबी। लेकिन तानों का गाना उन्होंने लिखा है, तानों के साथ बंदिश किया। थैंक यू। कुछ भी गाने से गला नहीं खराब होता है, ये बात गलत। गलत। गाने से तो गला अच्छा होता है, कुछ चीज़ का। अब आपने तो गाना 5 साल की उम्र में शुरू किया। मैंने सब कुछ गाया भैया, कमाल तो ये। हाँ हाँ मैं गज़ल भी गाता था बचपन में, और अच्छी बड़ी गज़ल गाता था, हाँ काफ़ी गाई, गीत गाए। फिर जैसे जैसे होश आती गई फिर अपना स्टैंडर्ड बनाया, फिर गा, सब कुछ गाया, और सब कुछ अच्छा गाया लग मेरे मन से। तो मैं जो तो यही है कि जितना ज़्यादा गाए अच्छी बात है। अभी आप स्कूल खोल रहे हैं हाँ स्कूल खोलूँगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद में? पाकिस्तान में खोलूँगा, लाहौर या इस्लामाबाद। एक स्कूल यूरोप में, अमेरिका में या लंदन में। हम सोचते हैं कि उसकी ब्रांच बम्बई में भी हो। बम्बई में बहुत अच्छी बात है। बम्बई में आप खोलेंगे फिर हम मेरे नाम से, मैं आगे यहाँ तालीम दिया करूँ, ये आइडिया होता था। आप समझते, और आप कह रहे थे कि आपने ये बड़ा एक फाइट दिया वहाँ पर कि कॉलेजों में गाना कंपलसरी हाँ है, बिल्कुल, इसके लिए फ़ाइट किया पाकिस्तान। जो कि यहाँ पर भी अभी अगर आप चाहो तो ले सकते हैं पर कंपलसरी नहीं है। मैं आज नहीं ले सकता ना यहाँ एज ए पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान का बशिंदा हूँ, नेशन हूँ। नहीं मैं बात कर रहा हूँ तो म्यूज़िक एजुकेशन कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जिसको अगर गवैया बनना है तो वो बच्चे ने बच्चे को तो बचपन से शुरू करना चाहिए, 5-6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र से।
बहुत जल्दी गवैया होता है। वैसे ये एज का फैक्ट नहीं है सीखने में, कभी भी सीख सकता है, कभी भी गवैया हो सकता है। लेकिन बुजुर्गों ने ये कहा बचपन से शुरू करे तो अच्छा है, जल्दी अडॉप्ट करता है हर चीज़। जैसे मैं भी बचपन से गाता था, फिर ये हुआ 14 साल की उम्र में जो क्या उसको कहते हैं आवाज़ जो बदल जाती है ना। गंडी फूट जाती है, हाँ, उसे हम गंडी कहते हैं। तो उसके बाद में रियाज़ होना चाहिए कि वो आहिस्ता होना रियाज से चाहिए? ही निकलता है आवाज़, रियाज से अच्छा आवाज़ निकलता है। या खामोश हो जाए, बिल्कुल ना गाए 2 साल, अच्छा। या फिर रियाज करे धुआंधार। हमारा गाने में कहीं फूटी, गाने में निकला, पता नहीं चला, मैं आवाज़ पता ही नहीं चला। मेरी आवाज़ पहले औरतों जैसी थी, बच्चा बच्चा गाता हाँ। बहुत तेज़ गाता था मैं, हाँ, लेकिन गंडी फूटी तो पता ही नहीं चला किस वक्त फूटी। गाना गाते हैं कंटिन्यू, तो स्वर तो बदला होगा। स्वर बदल गया, भारी हो गई आवाज़। तो आप शुरू से पहले पहले काले से गा रहे हैं? नहीं, चौथे सफ़ेद से गाता था पहले, अच्छा। फिर चौथे दूसरे काले से गाता था। हाँ। आवाज़ आहिस्ता बदली आवाज़, फिर मैं पहले सफ़ेद से गाता रहा बहुत अर्सा। अब मैंने कुछ 15 साल से काली, पहली काली, फिक्स काली। आवाज़ मोटी हो जाती है, बच्चे इसका बदल जाती है। फिर उस आवाज़ को बनाना पड़ता है, किसी रंग पर डालना पड़ता है, वो डाल जाती है रियाज से। तो जब अब केसरी बाई कहती है कि 8-8 घंटे रोज़ ये तालीम लेती थी, और अंजनी बाई मालपेकर कहती है कि हमको तो 3 साल बस यमन कल्याण की तालीम दी, और उस्ताद ने कहा कि एक राग आपको आ जाएगा, फिर बाकी तो सब आप। ये बात ठीक है, हाँ। पुराने उस्ताद यही कहते थे हम्म, कि 1-2 राग आदमी संवार ले तो वो सारे उसी अंग में राग गाने गाएगा, लेकिन सवारे तो सही साधे। ये रागों की तो बात दूसरी रही, पर आवाज़ के लगाव आवाज़ के के लिए लगाव साधना पड़ता है। कई लोग साई लगवाते थे, वर्षों वर्ष साई लगा दे, आवाज़ सा को ठीक। तो सा जब अच्छा लगे तो सारा राग ठीक होगा, साई ठीक नहीं लगा तो आगे क्या करना। हमने परफॉर्मेंस ज़्यादा किया ज़िंदगी में, रियाज ही परफॉर्मेंस में किया, रियाज भी होता था गाना में। और रियाज जब किया तो वो कुछ चीज़ों का खर्च का रियाज किया, खर्च का रियाज के। गमक का रियाज किया, भाई ताने वैरायटी कैसे होती है, इन चीज़ों का रियाज वो गाने में भी होता गया। वैसे गाने के बिना भी 10 घंटे 12 घंटे गाए हैं, 7-8 साल कंटिन्यू। स्ट्रगल का काम बहुत। तार सप्तक का भी अपना अलग रियाज। 4 सप्ताह का अलग रियाज किया, तब बोलती जाके। रियाज हर चीज़ रियाज ही करो तो ठीक होती है, हाँ। रियाज के बिना कुछ लोगों की होती कुदरती आवाज़ ऐसी, लेकिन हमने रियाज से की। गुलाम अली खान साहब का वो अपना नेचुरल था कि वो रियाजी नेचुरल भी था उनका, नेचुरल भी था? लेकिन बुजुर्ग कहते हैं पहले उनका आवाज़ बहुत ख़राब था। हाँ। बचपन में उनका आवाज़ भी दादर कंठिया था, उन्होंने बनाया आवाज़ को, और उनका आवाज़ बड़ा ख़राब बताते हैं बचपन। फिर ऐसा निकला कोई, बुजुर्ग लोग कहते हैं ऐसी नाड़ खुल गई कोई, और इसमें से ये खूबसूरत आवाज़ निकलने लगे। आदमी वो डिफरेंट थे, आवाज़ डिफरेंट थी, हाँ। देखने में लगते थे कि कैसे गाते होंगे। हाँ। ऐसे लगता है कि रूठ रहे हैं, फोटोग्राफ में भी ऐसे नहीं, दिखते हैं। चेहरा मोरा, उनका बदन, ये वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब गाना गाते तो खूबसूरत आदमी लगते थे। मेरा अपना नजरिया, हाँ, वाह। ना कोई औरत ना कोई आदमी इतना खूबसूरत नहीं लगता था जितना वो लगता था जब गाना गाते। तो गाने के बाद वो पहलवान लगने लगते थे। पहलवान लगते थे। आमिर खान साहब भी बड़े चुप चुप रहा करते थे, ऐसा लगता है कि बड़े आमिर खान साहब बहुत संजीदा तबीयत का आदमी थे, कम बोलना, कम बात करनी, और ज़्यादा गाना। और ये था, गाना बहुत अच्छा गाते थे, बोलते कम थे, और बात भी जब करते थे बहुत अच्छी बात करते थे। हमने उनसे बैठे, उनसे बातें की हैं, सुनी उनकी बातें, बहुत खूबसूरत बातें करते थे, गाना बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाते थे। वैसे वो संजीदा आदमी थे, उनके मुंह से मैंने किसी को बुरा कहते नहीं सुना। कहते होंगे पता नहीं अपने की पार्टी में या अपने लोगों में बैठ के,
लेकिन आम जिंदगी में कभी उन्होंने उसको बुरा नहीं कहा, तारीफ की सब। और लेकिन तो यहाँ तक कह दिया भाई गुलाम अली ठुमरी ऐसी गाती है, हमसे गाई नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है। गवैया तो बहुत बड़े हैं भाई गुलाम अली, लेकिन ठुमरी उन्होंने ऐसी गाई, हमसे गाई नहीं। ये मैंने उनके मुंह से सुना। मैंने कहा खान साहब ठुमरी क्यों नहीं गाते? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई गुलाम अली खान ठुमरी ऐसी गाते हैं, हमसे गाई नहीं जाती, तो हमने नहीं गाई। ये इंसाफ की बात है, अच्छे लोग ऐसी बात करते हैं। अब ये कहना गुलाम अली खान ठुमरी गीत गाते हैं तो जाती है। किसी की मेहनत को सराहना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बादशाह लोग, गुनी लोग को किसी को वैसे ही अच्छा नहीं कहते तो गाने बजाने में तनकीद ही करते हैं। मैं ये बात पसंद नहीं करता। तनकीद भी जायज़ होनी चाहिए, ना जायज़ नहीं। जायज़ तनकीद करो लेकिन नाजायज़ तनकीद ना करो। अच्छाई भी बात करो, अच्छा भी, कुछ अच्छा भी होता है जिसमें कुछ बुराई है उसमें अच्छाई भी है, तो अच्छाई को नोट ही नहीं करना। तो हमें ये सिखाया कि अच्छाई को नोट करो, बुराई को अवॉइड करो, तो मैं ऐसा करता हूँ। जो भी गवैये सुने उनकी बुराइयाँ भी मुझे पता क्या थी, लेकिन मैंने कभी कौन नहीं की, अच्छाई कौन करता हूँ। आपका ख्याल अगर वो एनालिसिस करें, खैर मेरी तो औकात नहीं एनालिसिस करूँ मैं, पर आप क्या समझते हैं, आपकी फ़िलोसॉफ़ी इसके पीछे क्या है? एक तो आपकी आमद बड़ी घायल कर देती है मुझे पर्सनली। फ़लसफ़ा, मैं फ़लसफ़ा की बात नहीं करता। मुझे फ़लसफ़ा मैं समझता नहीं क्या फ़लसफ़ा क्या होता है, क्या चीज़ फ़िलोसॉफ़ी गाने के पीछे ख्याल जो आपका है, मतलब और कोई मैं चाहता नहीं हूँ, म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ। म्यूज़िक के बाद मेरा ख्याल ये है जैसे कि आप शुरू होते हैं तो एक मतलब ऐसा लगता है कि इस बार आपने बहुत सोचा है हर एक छोटे से चीज़ को, आपकी आवाज़ के लगाव से, मैंने हर जैसा आप चीज़ को अच्छा करने की कोशिश पहले की, राग का रूप रखते हैं। अच्छा करने की कोशिश की है। ये मेरी कोशिश आज तक है, इसको और अच्छा करना चाहता हूँ। ये फिलॉसफी है। ये फिलोसॉफी मैं जो भी चीज़ की है और कर रहा हूँ और करूँगा, मेरी कोशिश ये है कि ये बहुत अच्छी हो। अगर ये नरम जरा और अच्छी हो। वो आज तक मेरी वो प्रोग्रेस जारी है। मैं सेटिस्फाई नहीं कि मैंने इतना गा लिया। मुझे 50 साल हो गए गाते हुए, 51 ईयर। रेगुलर गाते हुए मुझे 48 ईयर हो गए, लेकिन मैं अपने गाने से मुतमिन नहीं। मुतमिन समझते हैं? हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मुझे कि मैंने गा लिया और बहुत काम कर लिया, नहीं नहीं है। और करना चाहता हूँ। तान और तैयार और सुरीली और सुर में होनी चाहिए, बोल और अच्छा मानना चाहिए, राग को और बारीक तरीके से देखना चाहिए, जितना भी बारीक देख सको। तो ये कोशिश जो मेरी है ये जारी है। तो मैं ये हनूज दिल्ली दूर से एक मिसाल है, अमीर खुसरो कहते हैं हनूज अभी दिल्ली दूर है, तो मुझे लगती है दिल्ली दूर। ये मिसाल बिल्कुल मेरे सामने। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है, लोगों ने बहुत बड़ी बातें मुझे कहते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं उसी वक्त भूल जाता हूँ जो वो कहते हैं। मेरा जो नज़रिया है कि नहीं, इसे और करना है और संवारना है, और वो समर्थ है। मेरा अब सुर लगाने का जो ढंग है वो सारी दुनिया से अलग है। बिल्कुल इस तरह सुर को नहीं देखते लोग। शुरू करने का तरीका अलग है, ख़त्म करने का तरीका मेरा अलग है, और वो अलग होता जा रहा है और बारीक होता जा रहा है। लोग अब कहते हैं कि मैं ज़्यादा तैयार ताने नहीं मारता, ज़्यादा तैयार नहीं। वो तैयारी मैं इतनी गाई है भैया, हाँ, कि मुझे ऐसे लगे तैयारी का कोई आखिरी दर्जा आ गया था एक ज़माने में। तो मैं वहाँ से वापस किया अपने आप को, हाँ, सुर की तरफ ध्यान किया, तो सुर का दर्जा नहीं ख़त्म हो रहा, सुर और आगे नजर आ रहा। वाह, तैयारी के 4 दर्जे बनते हैं, ठा, आड़, आड़ की आड़ और दून, इसे वो चौथा दर्जा कहते हैं। चौथे दर्जे से ऊपर कोई दर्जा नहीं है जिसको फिरा जाए तान में। तो चौथा दर्जा मैं बहुत गाया हूँ, तीसरा दर्जा भी, बीचला भी, ठा का भी। तो
वो भी और साफ़ हो सकता है, और भी उसमें किया जा सकता है। लेकिन मैंने वापस किया वहाँ से, सुर की तरफ अपने आप को डाला, हम्म, और सुर की तरफ जब डाला तो सुर आज तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। सुर रोज़ नया लगता है। हाँ, जब साल गाता हूँ लगा आज ही गाने लगा हूँ। ये नहीं कि मेरा वाकफ़ है सुर, मैं लगाऊंगा तो वही लगा नहीं। ये मेरे आके फिर बात समझ आया कि सुर बहुत बेबहा चीज़ है, इसको साधना ज़िंदगी गुजर जाती है, और ये बहुत कम समझता है। और यही ताकत है म्यूज़िक में, स्वर। स्वर। जितना अच्छा सुर लगेगा उतना असर दे रहा है। उसके बाद लय का मुकाम है, लय को बहुत बरीकी तरह से देखा मैं, वो भी नहीं ख़त्म हो रहा। ठेका जब गाता हूँ नया लगता मुझे, न लगता है और लगना चाहिए। बिल्कुल नया लगता है। ये नहीं कि मैं इसे 1000 दफ़ा गा हूँ, दरवाजा बंद कर आणि नाव लिहून घे। कोई बात नहीं। राग जब गाता हूँ नया लगता है। मुझे ये नहीं कि मेरे वाकफ़ हैं, मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, नहीं। ये लगता है कि इनसे इल्तमास करेंगे तो कुछ हासिल होगा। राग, ताल, सुर, असर। आपकी पुकार भी ऐसे लगती है जैसे कुछ एक नाला एक जैसे फूट पड़ रहा है। आप क्लासिकल में भी वो बात मैंने देखी। वही जब आप कहते हैं तो एक बुजुर्गी तो बुजुर्गी होती है, तो इतने अच्छे गाते हैं सब आपके, आप लोग। अच्छा एक मिनट बंद कर, किसका पूछता हूँ। बंद। हाँ, मैं तो अब जैसे आप गाने के मारे ऐसे लगती है, पूछे क्या आपसे ये भी। और आपने बता दिया कि खूबसूरत बनाने आपकी फिलोसफी है। खूबसूरती जो है ना, पर क्या गाने में ये होना चाहिए? यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा एक बहुत कुछ लोगों का सोचना ऐसे है कि टोटल बैलेंस गाने का होना चाहिए। हाँ, पर आप जानते ही हैं आमद कम, तो आप फिर वो कम करेंगे, ये भी तो होगा। अब आप आपके देखा कि एक तान है तो आप तान को एक मैक्सिमम उसके पीछे आप पीछे कर जाके, जाते हैं। बिल्कुल सही। फिर आमद पर आते हैं तो आमद आप टोटल ले जाते हैं। फिर एक पुकार आ जाती है तो वो पुकार में मतलब कोई चीज़ फिर आप बचा के रखते नहीं। बेशक, तो ये भी एक यही फिलॉसफी है। फिलोसफी है। तो मैं सारी बातें करने के बाद अब ये बात करता हूँ, जो कुछ लोगों को सुना वो मैंने बता दिया, कौन से लोग मुझे पसंद हैं, कैसे गाना होना चाहिए सारा। ऑन दी होल मैं दुनिया घूमा हूँ, हांगकांग से लेके अमेरिका तक, इसमें सारा वर्ल्ड आ जाता है। तो बहुत से मुल्कों में गाया बजाया हूँ। लब्बल बाब ये है कि अच्छा गाना गाना चाहिए। जितना भी आदमी अच्छा कर सके उसको अच्छा करे, और सुनने वालों में कहता है अच्छा गाना सुनना चाहिए। जो भी गाना सिर्फ है, ये नहीं क्लासिकली अच्छा होता है, दुनिया का हर गाना अच्छा है और उसमें अच्छा ही है। उसमें इंग्लिश म्यूज़िक भी आता है, इंग्लिश क्लासिकल म्यूज़िक, लैट म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अच्छाई होनी चाहिए, और वो अच्छाई जो मुतासर करती है वो है। और मैं लोगों को पैगाम देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए गाना, और ज़्यादा से रियाज करके उसको अच्छा गाने की कोशिश की जाए। अच्छा गाना सुनने की तमीज़ आती है जो आदमी सीखता है। सीखना भी लाजम है, करना भी लाजम है, और सुनना भी ज़रूरी है। तो अच्छा गाना सुनने को मिले तो कमाल है। और गवैयों की हौसला अफजाई करनी चाहिए लोगों को। जो लोग गवैयों की हिम्मत अफजाई नहीं करते, ये ज़्यादती करते हैं। गवैयों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो रास्ते में उनको हिम्मत हेल्प करें वो और आगे आएँ। जो अच्छा गा रहे हैं वो और अच्छा गाएं, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो जो कोई मुतवल्लक लोग हैं, यानी कि माल दौलत पैसा रखते हैं, उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, जैसे राजे नवाब करते थे, बादशाह करते थे कवियों को। अब इन लोगों के हाथों में, आवाम के हाथों में, आवाम को करना चाहिए। तो ये फ़न तभी ज़िंदा रहेगा जो फ़नकार ज़िंदा रहेंगे। फ़न फ़नकार से है। फ़न तो अपनी जगह फ़न है, लेकिन फ़नकार उसे दिखाता है। इसलिए वो दलील बन गया कि फ़नकार को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, उससे ज़िंदा रहना चाहिए, उनकी हेल्प की जाए, यूनिवर्सिटियों स्कूलों में सिखलाया जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अकेडमीज बननी चाहिए, रेगुलर प्रिजर्व किया जाए म्यूज़िक को। ये जैसे देश पांडे साहब कर रहे हैं, ये प्रिजर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास, और कलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। इनको हेल्प करना चाहिए जो ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में कौन ऐसी बातें सोचता है? लोग तो मटीरियलिस्ट हो गए हैं, पैसे पैसे पीछे भाग रहे हैं, कोई मतलब का काम करने के लिए तैयार ही नहीं। तो जो कर रहे हैं उन लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो और आगे कर सकें। तो सारी दुनिया में मैं देखा कि म्यूज़िक का बड़ा प्रचार हो रहा है आजकल। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है, बड़े बड़े उस्ताद वहाँ लंदन में, जर्मनी में, हॉलैंड में, फ्रांस में, वहाँ मैंने देखा लोग क्लासिकल गाना अच्छा गा बजा रहे हैं, सरंगी, तबला, सितार, वोकल म्यूज़िक वो सीख रहे हैं, वहाँ सिखाया जा रहा है। तो वहाँ से आर्टिस्ट आएंगे, एक ज़माना आएगा क्लासिकल गाने के लिए यहाँ, और ज़रूर आएंगे वो लोग, वो सीख रहे हैं। हमारा तो काम ही है, हम तो इस ज़मीन में पैदा हुआ जो म्यूज़िकल ज़मीन है, इस हवा में पानी में म्यूज़िक है। इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब, दक्षिण, दिल्ली, यूपी, सिंध, ये तो म्यूज़िकल जगह है। म्यूज़िक यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ से पैदा करके लोगों ने इतना परवान चढ़ाया है। हम लोग तो गायब जाएंगे, हमारे बच्चे भी गाएंगे, लेकिन वो लोग गायब जा रहे हैं जो बिल्कुल कल्चरली उल्टे है, जिनका रहना सहना उल्टा है, दूसरा है, वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमको ये चीज़ देखने के, मैं पेरिस में फ्रेंच तबले के साथ गाया, कनाडा में कनेडियन तबले के साथ गाया, हॉलैंड में हॉलैंड का तबला बजा रहा था। वो हम लोगों से सीखे हैं, हमारे लोगों से, लेकिन अच्छा गा बजा रहे हैं। ध्रुपद गाता है पेरिस में आदमी, यहाँ को ध्रुपद नहीं गा रहा आजकल, वहाँ ध्रुपद गा रहा है। ख्याल तो दूसरी बात है। तो वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें और इस ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सीरियसली, और अच्छा गाना बजाना होना चाहिए। जो लोग अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, उनके बाद भी अच्छे लोग पैदा होंगे, और अल्लाह आप लोग सुने और उनकी हौसला अफजाई करें, और खुदा उनको और तरक्की दे। जो भी गा बजा रहे हैं, मेरी उनको दुआ है वो अच्छे हों, मेरे बच्चे भी अच्छे हों, मेरे शागिर्द भी अच्छे हों, मेरे मिलने वाले और घरानों के लोगों के लिए दुआ करता हूँ अच्छे आर्टिस्ट पैदा हों, और ये म्यूज़िक का जो प्रचार है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, और म्यूज़िक की तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो। खुदा हाफिज़। एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पंडित भास्कर बखनेके जी के बारे में आपने क्या सुना? क्योंकि यहाँ पर तो पंजाब में तो आपने बड़ी भैया मैंने उनको सुना नहीं, मैं उनकी तारीफ़ें सुनी सुनी। अपने बाबा से, अपने ताया से, अपने बुजुर्गों से। वो कहते बहुत अच्छा गाते थे। उनकी दक्षिण के इलाके के इतना नाम नहीं किसी आदमी का इस तरह जैसे पंडित भास्कर जी का, और उनको पंजाब में बहुत बड़ा गवैया माना जाता है, और लोग मानते रहेंगे। यही उनके बारे में कह सकता हूँ। बाकी आपको मैं दुआ देता हूँ, बस आप दुआ दें, आपका शौक़ सलामत रहे, आप बहुत अच्छा गाएं, बहुत अच्छा गाएं, अल्लाह आपको तौफीक दे, तरक्की दे, आपका नाम हो, और आप जो काम कर रहे हैं इसमें भी आपको कामयाबी हो। आमीन। खुदा और हाफिज़। एक जो अगर आप ठीक समझते हैं, जो रजब अली खान साहब को भैरवी से एंड हो, 1 मिनट मुझे अगर वो आप सुना है, जो रजब अली खान साहब जो आपको बड़ी, वो मैं इस वक्त नहीं कह सकता, वो जब बहुत मूड में आता हूँ ठीक बात, तो फिर कहता हूँ तान। हाँ। वो तान ऐसे नहीं कही जा सकता। हाँ, तो मैंने जिक्र कर दिया, वो कहने के बराबर है। कहने के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब वो तो मेरे आइडियल हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों को तो हर वक्त याद रखते हैं, उनकी मेहरबानी से, दुआ से, नज़र से गाते हैं। वो बुजुर्ग थे हमारे लिए, उन बुजुर्गों की दुआएं दी हैं हमने, अच्छे बुजुर्गों की दुआएं दी हैं। 6 लोगों को सुना गिना है, उनको सुनाया भी है, उनको सुना भी है। आपकी गोल्डन जुबली अब अच्छे सेलिब्रेट होनी उनके चाहिए। 50 साल आप गा रहे हैं। गोल्डन जुबली तो हो गई, 50 वर्ष होगा मेरे ख्याल। नहीं गाने की, जो आपने कहा कि 48 ईयर आप गा रहे हैं। हाँ जी, आपने हिसाब लगाया? 48 बड़े जो 2 साल मैं काउंट नहीं किया, उस हिसाब से अच्छा, 50 साल पूरे हो गए। हो गए। आप करेंगे, सोचेंगे इसके लिए। लोगों को सोचना चाहिए, मेरा तो काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैं तो और गाना चाहता हूँ, 4-5 साल और गाऊंगा, फिर ये भी मेरा ख्याल है कि मैं रिटायर करूँगा। नहीं ये तो नहीं, सच्ची बात है। ऐसा क्यों सोचते हैं? ये मैं ऐसा सोचता हूँ हाँ, कि मैं
55 साल गाने के बाद रिटायर करूँ, फिर मैं लोगों को सिखाऊंगा। और हुआ कभी को बहुत बड़ा फंक्शन तो वो गा लिया, वरना नहीं। मेरे बच्चे गाएंगे, शराफत, लताफत, सखावत, शफ़क़त बहुत अच्छा गा रहा है, आपने सुना। इनको अल्लाह और तरक्की हो, ये खुल के गाएं। अभी भी अच्छा गा रहे हैं, और अल्लाह और इनको अच्छा करे। आपका पैगाम वो तो पहुँचा ही मेरा रहे हैं पैगाम इंशाल्लाह। सारी दुनिया तक ये पहुँचाएंगे भाई, यही मेरी बातें करने को तो बहुत है, बाकी इतनी काफ़ी हैं। हाँ। खुदा हाफ़िज़।